हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं यस मनी, आपका प्यारा सा पटना का फिजिक्स टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के कोर्स के एक और चैप्टर में आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग काइनेमेटिक्स यानी शुद्ध गतिकी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th का समझिए तो पूरा जड़ है। क्लास 11th का नहीं स्टूडेंट्स, पूरे फिजिक्स का आगे जितना भी आप चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं उसमें ये जो काइनेमेटिक्स है, शुद्ध गतिकी, और इसके बाद का जो चैप्टर होता है न्यूटन के गति का नियम, समझिए कि ये दोनों ना चैप्टर ही तय करेगा आगे। यही दोनों चैप्टर मिलकर आगे तय करेगा कि आपको फिजिक्स समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपने, बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूं, अगर आपने इन दोनों चैप्टर को स्ट्रॉन्ग नहीं करा तो समझिए कि आप फिजिक्स में पिछड़ गए। फिर से कह रहा हूं, आपको इन दोनों चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो सारे बच्चे क्लास 11th के रेडी हो जाइए और हेडिंग कीजिए शुद्ध गतिकी। देखिए, कभी कभी पढ़ाते वक्त मैं इंग्लिश शब्द का भी यूज करूंगा तो टेंशन नहीं लेना है। जैसे शुद्ध गतिकी बोलूंगा, कभी कभी काइनेमैटिक्स बोल दूंगा, या यहां जो दिख रहा है गतिकी उसको मैकेनिक्स, मतलब कभी कभी यूज करूंगा तो टेंशन नहीं लेना है। बट ये हिंदी माध्यम का कोर्स और आप लोग के लिए बेस्ट कोर्स है। इतना बेस्ट कोर्स ये है, इतना बेस्ट टोटल पढ़ाऊंगा, इतना टोटल क्लास पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा पढ़ने के बाद। पूरा थ्योरी न्यूमेरिकल सब कंप्लीट होते चलेगा। तो रेडी हो जाइए मेरे साथ और कॉपी में हेडिंग कीजिए। रेडी हो जाइए मेरे साथ स्टूडेंट्स और कॉपी में हेडिंग कीजिए शुद्ध गतिकी काइनेमैटिक्स। बस इतनी हेडिंग करनी है चैप्टर। चलिए देखिए, मेरी बात सुनिए। अगर आप किन्हीं दूसरे टीचर से पढ़िएगा या कोई और टीचर जब पढ़ाएंगे, इवन मैं भी जब पढ़ाता हूं, तो काइनेमैटिक्स पहले नहीं बोलता हूं, शुद्ध गतिकी नहीं बोलता हूं, बल्कि गतिकी बोलता हूं, मैकेनिक्स बोलता हूं। क्या वजह है मैकेनिक्स बोलने का? देखिए, अगर ईमानदारी से बात करूं स्टूडेंट्स, तो जो आपका चैप्टर काइनेमैटिक्स है, उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है न्यूटन के गति का नियम, उसके बाद का जो चैप्टर है घर्षण बल, उसके बाद का जो चैप्टर है वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन, या आगे का जो चैप्टर जितना भी है स्टूडेंट्स, वो सब के सब ना मैकेनिक्स का ही पार्ट है। मैकेनिक्स मतलब गतिकी का मतलब ही होता है कि जिसमें गति के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फिर से रिपीट कीजिए, गतिकी का मतलब ही होता है जिसमें हम लोग किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? गति के बारे में। गति के बारे में सारी चीजें की जो स्टडी होती है, गति के बारे में सब चीज, मोशन के बारे में जितना भी चीज स्टडी होता है, पढ़ाई होता है, वो सबको एक साथ मिलाकर गतिकी बोलते हैं, सब चीज। जैसे एग्जांपल के लिए, मोशन क्यों हुआ, मोशन कितने देर तक होगा, मोशन, अगर वस्तु का मोशन हो रहा है मतलब गति हो रहा है, तो कितने वेग से गति होगा, कितने स्पीड से गति होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? अगर कोई वस्तु चलेगा तो कितने देर के बाद रुकेगा। जितना भी गति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो भी चीजें, वो सब का सब गतिकी कहलाता है। और एक बात याद रख लीजिए कि क्लास 11th का ऑलमोस्ट जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो गतिकी से ही संबंधित है, ऑलमोस्ट। चाहे आप अभी काइनेमैटिक्स आज पढ़ोगे, ये बात करो, शुद्ध गतिकी का बात करो, या न्यूटन के गति का नियम का बात करो, या आगे का चैप्टर आप बात कर लो, घर्षण बल का बात कर लो, या आप वृत्तीय गति की बात कर लो, सर्कुलर मोशन की बात कर लो। तो जितना भी मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूं, जितना भी मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स क्लास 11th का चैप्टर है, वो ऑलमोस्ट रोटेशन तक का जो चैप्टर है, घूर्णन गति, जिसमें बॉडी घूमता है, वस्तु घूमता है, वहां तक तो समझ लीजिए कि आप लोगों का गतिकी ही है। उसके बाद का जो चैप्टर है, उसमें भी कहीं ना कहीं से गतिकी ना अपना जलवा दिखाते हुए नजर आ जाता है। इवन आगे जाके फिजिक्स जब भी पढ़ोगे ना, तो उसमें जहां जहां गति से रिलेटेड चीजें होंगी उसको गतिकी बोलते हैं। और जितना भी गतिकी में चीजें होती हैं उसे 3 भाग में बांटा जाता है, जो मैं आपको लिखा हूं यहां पे। ओके, तो आज तो ये पहला वाला पार्ट पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये पहला वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और तीनों के बारे में बताता हूं कि तीनों होता क्या क्या है। तो मेरे बच्चे, कोई पूछ दे कि गतिकी क्या है, तो बोलिएगा कि गति के बारे में जितना भी चीज अध्ययन करते हो, कुछ भी, वो सब का सब मिलकर गतिकी कहलाता है। फिर से कह रहा हूं, गति के बारे में जितना भी चीज अध्ययन करते हैं, कुछ भी, वो सब का सब मिलकर मेरे स्टूडेंट्स गतिकी कहलाता है। आइडिया लग गई? यस इस मनी सर, आइडिया लग गया। ठीक है, अब सुनिए, देखिए, गतिकी को बहुत सारे शिक्षक 2 भाग में बांटते हैं। मैं इसे 3 भाग में बांट रहा हूं, शुद्ध गतिकी, गति विज्ञान और संतुलन। देखिए, शुद्ध गतिकी क्या होता है? शुद्ध गतिकी में ना स्टूडेंट्स, एक तरीके से आप समझिए तो गति के ना ज्योमेट्री, यानी गति का जो ज्यामिति है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। गति का जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, उसके बारे में पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए कि अगर कोई वस्तु चल रहा है तो कितना देर तक चलेगा, कितना दूरी चलेगा,
कितने वेग से चलेगा, समझ में आ रही मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं, कितने देर तक चलेगा, कितना दूरी चलेगा, कितने वेग से चलेगा, कितने देर में जाकर रुकेगा, ये सब के सब हम लोग शुद्ध गतिकी में पढ़ते हैं। शुद्ध गतिकी में ये नहीं पढ़ते हैं कि किसी वस्तु में अगर गति आया तो क्यों आया, गति का कारण क्या है, गति का वजह क्या है, ये कोई भी चीज हम लोग शुद्ध गतिकी में नहीं पढ़ते हैं। गति का जो वजह होता है, मोशन का जो कारण होता है, कॉज होता है, वो सब का सब हम लोग पढ़ते हैं गति विज्ञान यानी डायनामिक्स में। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये दोनों का दोनों में गति के बारे में ही पढ़ते हैं, बट इसमें गति से संबंधित सारी चीजें पढ़ते हैं। कारण को छोड़कर, वस्तु में गति क्यों हो रहा है उसे छोड़कर गति से संबंधित सारी चीजें का अध्ययन करते हैं। कितने देर तक गति होगा, कितना दूर तक गति होगा, किस रास्ता पर गति, मतलब कि कहने का मतलब ये कि कितने समय तक गति होगा, किस वेग से गति होगा, अगर गति हो रहा है तो त्वरण कितना आएगा, वो सब के सब शुद्ध गतिकी में पढ़ते हैं। लेकिन गति क्यों आया, अगर कोई वस्तु सरल रेखा पे चल रही है, स्ट्रेट लाइन पे, तो क्यों सरल रेखा पे चल रही है, अगर कोई वस्तु वृत्तीय रास्ता पे चल रहा है तो वृत्तीय रास्ता पर क्यों चल रहा है, अगर कोई वस्तु इस तरीके से पैराबोलिक यानी परवलयाकार जो रास्ता होता है उस पे चल रहा है तो क्यों चल रहा है। ये जितना भी क्यों का वजह होता है वो डायनामिक्स में पढ़ते हैं, गति विज्ञान में, डायनामिक्स में। दोनों समझ में आ गया? ये दोनों में अंतर आते हैं संतुलन में। देखिए सुनिए, जब आप गति विज्ञान पढ़िएगा मेरे स्टूडेंट, तो ये चीज पढ़िएगा आप लोगों को। मैंने बताया भी कि गति विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, मैंने अभी बताया कि गति विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, गति के कारण को, कि गति का कारण क्या है किसी वस्तु में। और आप मुझे बताओ कि किसी वस्तु में गति का कारण क्या है। नहीं, आप मुझे बताइए किसी वस्तु में गति का कारण क्या है? बल। किसी वस्तु में जो गति होता है वो बल ही के कारण ना होता है स्टूडेंट्स, हाँ कि ना? किसी वस्तु में जो गति होता है वो किसके कारण होता है? बल ही के कारण होता है ना। सोचिए तो, बल लगता है तभी ना गति होता है। ऐसे तो गति का मुख्य कारण बल बोलना ज्यादा सही नहीं होगा, त्वरण का मुख्य कारण बल बोलना सही होगा। लेकिन अभी ये चूंकि हम शुरू पढ़ रहे हैं तो गति और त्वरण को अभी कुछ देर के लिए एक ही लेकर चलेंगे, फिर बाद में बता देंगे कि गति और त्वरण में क्या अंतर है, बता दूंगा मैं। तो त्वरण का मुख्य कारण बल होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। बट फिर भी कोई बात नहीं, समझने के लिए बोल सकते हैं कि गति का मुख्य कारण बल होता है। मतलब हम लोग गति विज्ञान में गति का कारण पढ़ते हैं कि गति क्यों रहा है, यानी इसमें हम लोग बल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि बल के कारण किसी वस्तु में, फोर्स के कारण किसी वस्तु में गति क्यों होता है। और यह पढ़ने के बाद जब इसमें पढ़ेंगे कि कोई वस्तु पे फोर्स लगता है, बल लगता है तो गति होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि बल लगे तो गति ही हो जाए। जैसे आपको उदाहरण के लिए समझाते हैं, देखिए आपका ये कोई वस्तु है, आप इधर से 10 न्यूटन का बल लगाए और आप इधर से 10 न्यूटन का बल लगाइए। बताइए कि वस्तु ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? दोनों किनारा किनारे पे लगाएंगे तो बिल्कुल घूमेगा। इस मनी सर, यानी कि इसमें 10-10 का उल्टा दिशा में बल लगा रहे हैं तो गति हो रहा है। लेकिन इसी वस्तु पे अगर मैं 10 न्यूटन इधर से लगा दूं और 10 इधर से लगा दूं, तो क्या आपको लगता है मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स कि अब ये बॉडी घूमेगा या रुका रहेगा, गति करेगा कि रुका रहेगा? 10-10 बैलेंस कर लेगा ना, वस्तु रुका हुआ रह जाएगा। तो जब हमारा ये वस्तु रुका हुआ है मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, तो देखिए तो दोनों बार 10-10 लग रहा है उल्टा दिशा में, यहां भी 10-10 उल्टा दिशा में, लेकिन इस समय वस्तु संतुलन की अवस्था में है और इस समय संतुलन में नहीं है। तो संतुलन में हम लोग यही पढ़ते हैं कि किस तरीके से वस्तु में बल लगे कि बल लगने के बाद भी, बावजूद भी हमारा वस्तु संतुलन की अवस्था में आ जाए। समझ में आई चीजें? कैसे बल लगे, संतुलन का जो कंडीशन होता है, शर्त, उसके बारे में पढ़ते हैं इसमें संतुलन में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गतिकी जो हमारा है वो क्लास 11th का ऑलमोस्ट चैप्टर्स है, बहुत सारा चैप्टर्स मिलके गतिकी कहलाता है। सब बड़ा सा पार्ट है, बहुत सारा चैप्टर्स। कुछ बच्चे के माइंड में भी आएगा कि सर एस मनी सर, इसका मतलब आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन के गति का नियम, या आगे आपने बताया घर्षण बल पढ़ने वाले, या अगर आपने उसके आगे बताया सर कि घर्षण बल के आगे हम लोग और भी चीजों को पढ़ेंगे, और भी चीजों को पढ़ेंगे, कहने का मतलब कि वृत्तीय गति को पढ़ेंगे, तो क्या सर सब मिलकर गतिकी ही कहलाता? हाँ, सब मिलकर मैकेनिक्स ही है। लेकिन इसी में अगर सिर्फ गति के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ गति के बारे में मतलब दूरी के बारे में, चाल के बारे में, वेग के बारे में, कितने समय तक चला उसके बारे में, तो वो सब कहलाता है शुद्ध गतिकी। लेकिन वस्तु में गति क्यों हो रहा है, वस्तु में गति क्यों हो रहा है, वो जिसमें पढ़ते हैं उसे बोलते हैं गति विज्ञान। और वस्तु में गति का कारण कौन है?
रिपीट कीजिए, किसी वस्तु में गति का कारण कौन है मेरे बच्चे? किसी वस्तु में गति का कारण हमारा है बल, यानी इसमें बल के बारे में पढ़ते हैं पूरा का पूरा, या गति क्यों हो रहा है उससे संबंधित जितना भी इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण, वो सब इसी में पढ़ा जाता है, डायनामिक्स में ही। गति क्यों का आंसर इसमें मिलता है। ओके, और इसमें क्यों में क्या आंसर मिला कि बल लगेगा तो गति होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा बल लगने से गति हो। जैसे देखिए यहां पे 10-10 लग रहा है तो गति नहीं हो रहा है, तो ऐसी अवस्था को बोलते हैं संतुलन अवस्था। तो किस तरीके से बल लगे वस्तु पे कि संतुलन में वस्तु रहे, वो हम लोग संतुलन में पढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए मेरे डियर प्यारे वाले स्टूडेंट्स, हेडिंग कर लीजिए जल्दी से गति की। फिर से मैं कह रहा हूं कि चलिए मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, प्यारे वाले स्टूडेंट्स, हेडिंग कर लीजिए जल्दी से गति की। और गति की हेडिंग करने के बाद ये चीज नोट कीजिए और 3 खाना अपने में बनाइए। 1 2 3, जल्दी से 3 बनाइए। मैं थोड़ा देर के लिए आपको समय देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा इस चीज को। जल्दी से 3 चीज बनाइए, फिर मैं तीनों को लिखवा दूंगा पहले एक एक करके लिखवाने के बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा और आगे चलकर आपको फिर से बताऊंगा। ओके, पर इतना नोट कीजिए मेरे स्टूडेंट्स जल्दी से, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसे नोट कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इसे नोट कर सकते हैं। आप जितना जल्दी नोट करोगे मेरे लिए उतना ही फायदा रहेगा। ओके, जल्दी से नोट कीजिए। ओके, ठीक है, कर लिए नोट? नहीं नोट कर पाए? चलिए मैं थोड़ा सा साइड हटता हूं, नहीं नोट कर पाए तो नोट कीजिए, फिर मैं लिखाता हूं। ओके, अब तो नोट हो ही गया होगा ना। तो लिखिए सबसे पहले शुद्ध गतिकी में क्या होता है, इसमें लिखिए शुद्ध गतिकी में, मैं ऐसे लिखा दे रहा हूं रफली तरीके से। शुद्ध गतिकी में वस्तु में गति के कारण के बारे में छोड़कर, शुद्ध गतिकी में वस्तु में गति के कारण के बारे में छोड़कर, जो कारण है कॉज है, क्यों गति है, वस्तु में गति के कारण के बारे में छोड़कर गति से संबंधित अन्य सारी इकाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं। गति से संबंधित अन्य सारी इकाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं। लिख लिए, उदाहरण के लिए लिख लीजिए, दूरी, चाल, वेग, त्वरण। समझ रहे हैं? दूरी, चाल, वेग, त्वरण, यही सब चीज हुआ। लिख लीजिए उदाहरण के लिए, लिख लिए दूरी, चाल, वेग, त्वरण, यही सब। ओके, गति विज्ञान में लिखिए, गति विज्ञान में इसके बाद गति विज्ञान में क्या पढ़ते हैं लिखिए। गति विज्ञान में स्टूडेंट्स, गति विज्ञान में वस्तु के गति के कारण के साथ साथ, गति विज्ञान में वस्तु के गति के कारण के साथ साथ, गति विज्ञान में वस्तु के गति के कारण के साथ साथ उन उपकरणों के बारे में भी अध्ययन करते हैं, उन उपकरणों के बारे में भी अध्ययन करते हैं जिसके फलस्वरूप वस्तु गति करती है। उन उपकरणों के बारे में भी अध्ययन करते हैं जिसके फलस्वरूप वस्तु गति करती है। और उसी में नीचे नोट करके लिख लीजिए, नोट करके एरो देकर नोट करके लिख लीजिए नोट में। ठीक है, नोट में लिखिए एनोटी नोट करके, या हिंदी में नोट लिखिए, नोट और नोट एरो देकर लिखिए उसमें। किसी वस्तु में त्वरण ब्रैकेट में कर लीजिएगा गति। किसी वस्तु में त्वरण, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि गति का मुख्य कारण बल है, लेकिन यह कहना उतना सही नहीं है, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। गति से ज्यादा सही बोलना है कि त्वरण का मुख्य कारण बल है। तो खैर कोई बात नहीं, क्या लिखे, किसी वस्तु में त्वरण ब्रैकेट में गति, किसी वस्तु में त्वरण का मुख्य कारण बल होता है। किसी वस्तु में त्वरण का मुख्य कारण बल होता है। और संतुलन में एरो देकर लिखिए, संतुलन में, इसमें संतुलन नीचे लिखिए, यहां पे नीचे लिखिए,
इसमें एरो तो करनी नीचे लिखिए, इसी बॉक्स में नीचे लिखिए, इसमें किसी वस्तु में या किसी वस्तु के, इसमें किसी वस्तु के संतुलन की अवस्था के शर्तों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें किसी वस्तु के संतुलन के अवस्था के शर्तों के बारे में अध्ययन करते हैं। आइडिया लग गया स्टूडेंट्स? यस, ठीक है। तो अगर इतना आप लोग को आइडिया लग गया तो हम लोग इसमें सबसे पहले आते हैं शुद्ध गतिकी में। मतलब हम इसको पढ़ने वाले कंप्लीटली, ये पढ़ना होगा आप लोगों को न्यूटन के गति के नियम में, क्योंकि इसमें हम लोग गति का कारण पढ़ते हैं। गति का कारण बल होता है और बल हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन के गति के नियम में, जो बल वगैरह से रिलेटेड की बल लग रहा तो वस्तु कैसे कैसे चलेगा। ओके, एक्शन रिएक्शन आप लोग सुने होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया वगैरह वगैरह, और ये बीच बीच में आते रहेगा। ये दोनों पढ़ लेंगे तो ये बीच बीच में अपना आते रहेगा, संतुलन कब होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कब होगा, आते रहेगा। ओके, तो मैं करता हूं साफ, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, शुद्ध गतिकी। बिल्कुल शुद्ध, एकदम कंप्लीट गतिकी, शुद्ध गतिकी, काइनेमैटिक्स। चलिए कर लिए हेडिंग। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि शुद्ध गतिकी में ना, शुद्ध गतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण पदों के बारे में पहले जानेंगे, महत्वपूर्ण टर्म्स जो कि जानना बहुत जरूरी है। और आज का क्लास वही होते होते खत्म हो जाएगा, मतलब लंबा है, बहुत सारा टर्म है। शुद्ध गतिकी में फिर से करो, शुद्ध गतिकी में सबसे पहले गति से संबंधित या शुद्ध गतिकी से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे आप लोग को समझ पता होगा दूरी, वेग, चाल वगैरह वगैरह, त्वरण, उसके बाद तात्कालिक गति वगैरह जो होता है, ये सब क्या होता है डिटेल में जानेंगे। तो आप लोग हेडिंग कीजिए, शुद्ध गति की हेडिंग कर लिए चैप्टर। अब सबसे पहला हेडिंग कीजिए इसमें, गति से संबंधित, मतलब शुद्ध गति से संबंधित, शुद्ध गतिकी से संबंधित, या गति से संबंधित भी लिख सकते हैं, लिखिए गति से संबंधित, गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं, गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं लिख लिए। और सबसे पहला जो परिभाषा है मेरे डियर स्टूडेंट, सबसे पहला परिभाषा है वो है विराम अवस्था तथा गति अवस्था, यानी विराम तथा गति क्या होता है। सबसे पहला परिभाषा हम लोग का है विराम तथा गति, यानी रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट मतलब विराम एंड गति का मतलब मोशन। ये क्या होता है? सारे बच्चे बोलेंगे यस मनीष सर, यस मनीष सर, यस मनीष सर। ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है सर। जब कोई वस्तु रुका रहता है तो सर उसे विराम बोलते हैं, और जब कोई वस्तु चल रहा होता है उसे गति बोलते हैं। ये कौन सी बात है? ये थोड़ी ना ऐसे बोलेंगे कि हाँ, समझने के लिए सही है, समझने के लिए सही है कि वस्तु रुका रहेगा तो विराम बोलेंगे, चलेगा तो गति बोलेंगे। लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यस मनी हूं और ये मेरा पेन है, हम इसके गति और विराम के बारे में चर्चा करते हैं। उदाहरण के लिए मैं क्या कह रहा हूं मेरे बच्चे, कि मान लीजिए आपका ये पेन यहां पे रुका हुआ है। देखिए पेन रुका हुआ है, घड़ी में समय टिक 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 चल रहा है, समय गुजर रहा है, लेकिन ये पेन वहीं के वहीं है। तो समझिए कि हमारे लिए विराम में, क्योंकि हमारे लिए इसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ रही है, ये जहां के है वहीं के वहीं है, तो हमारे लिए ये विराम में हो गया। लेकिन अगर समय चल रहा है घड़ी में टिक 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 टिक, और अगर इसका स्थिति बदल रहा है, कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां कभी यहां, तो हम बोलेंगे कि ये गति में है। मतलब कि मैं ये कह रहा हूं मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, मैं फिर से कह रहा हूं स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा हूं मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स आप लोगों से, कि जब कोई भी वस्तु, सुनिए, जब कोई भी वस्तु का स्थिति वातावरण वगैरह के रिस्पेक्ट में, जो आपका सराउंडिंग है, वातावरण जो है, इसके रिस्पेक्ट में अगर स्थिति बदलता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो गति में। अगर नहीं बदलता है तो बोलते हैं कि विराम में, वहीं के वहीं है तो बोलते हैं विराम में। लेकिन ये तो मैं लिखा ही दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, कि क्या कोई वस्तु अगर विराम में है, मेरे लिए कोई वस्तु रुका हुआ है, तो क्या यह जरूरी है कि वो सब के लिए रुका हुआ है? या अगर कोई मेरे लिए चल रहा है, मेरे लिए कोई वस्तु गति में है, तो क्या जरूरी है कि सब के लिए गति में हो? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच कहूं
तो पहले मैं आपको समझा देता हूं, देखिए समझिए सच कहूं क्या। जैसे मैं एस मनी हूं, समझाता हूं, मैं एस मनी हूं और मैं इस पेन को ऐसे हाथ में लिए हुए हूं। पेन लेके मुझे दौड़ना है, आगे बढ़ना है, टूई 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 टूई, पेन लेके आगे बढ़ना, तो मैं हाथ में पेन लिए हूं और मैं आगे बढ़ूंगा। तो ऐसे मैं दौड़ रहा हूं, देखिए मान लीजिए 10 का स्पीड से, टूई 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 टूई, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अगर मैं आगे दौड़ रहा हूं मेरे बच्चे, तो मेरे लिए ये पेन उतना के उतना ही दूरी पर है। देखिए एक हाथ के दूरी पर मेरे लिए पेन है, कुछ समय के बाद अगर हम आगे बढ़ गए फिर भी मेरे लिए ये पेन उतना ही दूरी पर है, कुछ अगर और आगे बढ़ जाएंगे तो मेरे लिए पेन उतना ही दूरी पर रहेगा। तो हमारे लिए विराम में ये है, हमारे लिए ये रेस्ट में है। हाँ ये बात और है कि बगल में जो इंसान खड़ा है उसके लिए मैं भी चल रहा हूं, साथ साथ में पेन भी चल रहा है, तो उसके लिए दोनों गति में है, परंतु मेरे लिए ये पेन विराम में, क्योंकि मेरे लिए इसकी स्थिति नहीं बदल रही है, मेरे लिए उतना उतना ही दूरी है। तो देखिए ये पेन एस मनी के लिए विराम में है, लेकिन जो एक आदमी बगल में मेरे खड़ा है उसके लिए ये गति में है, मैं भी और ये भी गति में है। तो एक वस्तु अगर किसी के लिए विराम में हो सकती है तो यही वस्तु किसी दूसरे के लिए गति में भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कहां से देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं वो निर्भर करता है कि आप कहां से देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं निर्देश तंत्र, उसको बोलते हैं निर्देश तंत्र, फ्रेम। समझ में क्या कह रहा हूं, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं। जहां से जैसे आप किसी वस्तु का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन मतलब आप किसी वस्तु का ये कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं उसके बारे में, तो जहां से अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं इंग्लिश में फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और हिंदी में बोलते हैं मेरे बच्चे निर्देश तंत्र, कि कहां से निर्देश उसके बारे में लगा रहे हैं। सच बताऊं तो एक एग्जांपल और आपको देता हूं, फिर सच बताऊंगा। एग्जांपल क्या है कि मान लीजिए मैं ट्रेन पे ऐसे जा रहा हूं, देखिए मैं ट्रेन पे ऐसे बैठ गया, टूई से ऐसे गया और ऐसे हाथ आगे करके ऐसे बैठ गया, सॉरी हाथ आगे करके हाथ ऐसे करके बैठ गया, ओके। और हमारे सामने वाले सीट पे कोई और भी आकर बैठ गया, या मान लीजिए बैठ गई कोई आकर बैठ गया सीट पे। तो अगर कोई सीट पे आकर बैठ गया तो हमारे लिए वो जो इंसान है, वो जो बंदा है, वो हमारे लिए तो उतना ही दूरी पर है जितना दूरी पे वो है। ट्रेन चल रही है, नहीं ट्रेन चल रही है, टूइन 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 पो 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 पो, ट्रेन चल रही है, बट हमारे लिए तो वो इंसान सामने वाला सीट पर ही है। तो हमारे लिए वो भी विराम में, तो उसके लिए मैं भी विराम में रहूंगा। अगर मेरे लिए वो विराम में तो उसके लिए मैं भी विराम में, क्योंकि मेरे लिए अगर उसकी स्थिति बदल रही है तो उसके लिए मेरी भी नहीं बदल रही है, अगर उसकी नहीं बदल रही तो मेरी भी नहीं बदल रही है उसके लिए। तो हमारे लिए वो विराम में, उसके लिए मैं विराम में, यानी कि मेरे लिए वो इंसान विराम में, ट्रेन चल रहा है फिर भी। लेकिन जो नीचे पटरी से ऐसे करके खड़ा होकर देख रहा है इस मनी को, साथ साथ में उस इंसान को, जो नीचे इंसान पटरी पे खड़ा है और ट्रेन बगल से पू करते जा रही है, तो उसके लिए तो वो इंसान गति में हो जाएगा ना, जो पटरी पे नीचे खड़ा है, क्योंकि ट्रेन ही जा रही है तो साथ साथ में वो इंसान ही तो जा रहा है ना। तो ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए कोई गति में तो किसी के लिए वो मोशन में हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये बात है, हाँ ये बात है कि अगर मेरे लिए ये पेन विराम में है, यानी मेरे लिए इस पेन की कोई अवस्था नहीं बदल रही है, पोजीशन नहीं बदल रही है, स्थिति नहीं बदल रही है, तो मेरे लिए पेन अगर विराम में है तो पेन के लिए भी मैं विराम में रहूंगा। या अगर मेरे लिए पेन गति में है तो इसके लिए भी मैं भी गति में रहूंगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और मैं इस पेन को यहां से आगे लेके जाता हूं, टूइन 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 टूइन, तो मेरे लिए पेन क्या रहेगा, गति में रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे लिए पेन गति में और पेन के लिए मैं रेस्ट में हूं। फिजिक्स के नजरिए से देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पे कोई इंसान है एस मनी और यहां पे कोई इंसान है मान लीजिए पी मनी या टी मनी, ओके, और टी मनी आगे जा रहे हैं, तो टी मनी आगे जा रहे हैं तो एस मनी के लिए तो टी मनी हुए गति में। तो ऐसा नहीं कि टी मनी के लिए एस मनी विराम में रहेंगे फिजिक्स में, नहीं, इनके लिए ये भी रहेंगे गति में। जब ये आगे दोनों के बीच का स्थिति बदल रहा है ना, तो इनके लिए ये गति में और इनके लिए ये गति में, दोनों एक दूसरे के लिए गति में होगा। ये मत सोचिएगा, रियल लाइफ से मत सोचिएगा कि सर अब तो रुके हुए हैं, अरे वो रियल जिंदगी नहीं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, गति में हो जाएगा। सच कहूं तो ये जो गति या विराम वाली जो बातें हैं ना मेरे बच्चे, ये सच में डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है, गति या विराम। जैसे मान लीजिए कि सच बात बताऊं तो दुनिया में सब के सब चीज जो है ना वो गति में ही है। अगर देखे तो जैसे मैं पृथ्वी पे हूं, यहां पे मैं खड़ा हूं और आप खड़ा हैं और आपके बगल में कोई कुर्सी पर बैठे हुए तो आपके लिए वो विराम में हो गए। लेकिन चंद्रमा से जाके अगर उन्हीं इंसान को ऐसे देखिएगा टेलीस्कोप लगा के चंद्रमा से, तो वो तो गति में होंगे, क्योंकि पूरा पृथ्वी चल रहा है, टू टू टू, पूरा पृथ्वी क्या, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से दूर फैल रहा है,
फैल रहा है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। तो यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, फिर से मैं कह रहा हूं, यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे तो देखें तो दुनिया में सब चीज, यानी कि ये जो सब चीज गति में है, यानी जो विराम और गति की चीजें हैं ना, ये रियली में अपेक्षिक है, समझ, सापेक्षिक है, किसी के सापेक्ष बोल सकते हैं। ओके, तो पहले लिखिए विराम तथा गति में एरो देकर लिखिए, विराम तथा गति में एरो देकर लिखिए स्टूडेंट्स, विराम तथा गति में लिखिए। ओके, लिखिए यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती है, तो वह वस्तु विरामावस्था, तो वह वस्तु, इसी में तीर देखे लिखना, वह वस्तु विरामावस्था या अस्थिर कहलाती है, और वह वस्तु विरामावस्था या स्थिर कहलाती है। और उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए आगे, या लाइन चेंज करके लिखिए आगे, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, तो वह गति अवस्था में कहलाती है। मोशनल सिचुएशन की मोशन में है वो, तो वह गति अवस्था में कहलाती है। हो गया बच्चे, तो वह गति अवस्था में कहलाती है। ओके, और मैंने बोला कि विराम अवस्था या गति अवस्था जो शब्द ये सापेक्षिक है, रिलेटिव है, एक दूसरे किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के सापेक्ष बोल सकते हैं, क्योंकि किसी के लिए अगर कोई विराम में है तो किसी दूसरे के लिए वो गति में भी हो सकता है। लिखिए वहीं पे आगे पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, विराम अवस्था तथा गति अवस्था शब्द, विराम अवस्था तथा गति अवस्था शब्द सापेक्षिक है, सापेक्षिक, सापेक्षिक, विराम अवस्था तथा गति अवस्था शब्द सापेक्षिक है। इस तरीके से सापेक्षिक, ब्रैकेट में रिलेटिव भी लिख सकते हैं, सापेक्षिक। तो ये तो समझ में आ गए आप लोगों को। इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे टर्म पे कि दूसरा नंबर टर्म क्या है। और साथ साथ में एक बात और जान लीजिए मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चीजें तो हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक आप बार बार क्लास 11 का फिजिक्स नहीं पढ़ोगे तब आप भूल जाओगे। आप ये मत समझो कि सर ये विराम गति क्या पढ़ा है तो बहुत आसान है, आसान मत समझिए। क्लास 11 का फिजिक्स बहुत पढ़ना है आप लोग को। आप असली फिजिक्स अभी नहीं पढ़े, तो अभी स्टार्ट ही किए हो, जस्ट आज स्टार्ट ही किए हो, क्यों टेंशन लेते हैं, अभी बहुत पढ़ना है। इसलिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले वादा करना पड़ेगा अपने आप से। आपको क्या मैं कह रहा हूं कि अगर मैं भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना नहीं चाहूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। दुनिया में कोई भी इंसान पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना नहीं चाहे तो वो कर ही नहीं सकता है। पहले तो उस इंसान को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने आना चाहिए, तब फिर दूसरे की बात बाद में होती है। ठीक है, तो दूसरा आते हैं, दूसरा शब्द कौन सा है? एक हमारा है दूरी, जिसे बोलते हैं डिस्टेंस, और एक होता है हमारा विस्थापन। दूरी तथा विस्थापन, आपको पता होगा इसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर हिंदी लिखने में कहीं गड़बड़ी कर दूं तो कोई बात नहीं, विस्थापन। ओके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स बताइए। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पता है आप लोगों को, जानते ही होंगे, मुझे तो लगता है कि आप लोग जानते ही होंगे इसे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, जान गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझ गए क्या होता है? यस एस मनीष सर समझ गए। चलिए, अगर समझ गया तो बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात मेरे स्टूडेंट्स। अब हम लोग आपको बताते हैं, नहीं समझे तो अभी बताते हैं, समझाएं हम कहां। देखिए क्या होता है, सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, आप जानते भी होंगे, कोई वस्तु है, यहां से चलना शुरू किया, टूइन 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 चलकर यहां पे आ गया। उदाहरण के लिए मैं लिया कि यहां से वस्तु चलना शुरू किया और चल कर ये यहां पे आ गया। तो इसका जितना ये रास्ता का लंबाई, जिस रास्ता पे चला, जिस रास्ता पे चला, उस रास्ता का रियल में, वास्तविक में जितना लंबाई होगा उसी को बोलते हैं दूरी। जैसे मान लीजिए हम 10 मीटर तक गए, टूइन 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 10, फिर 5 सामने आए, टूइन 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 5, 10 5 15 है, और 5 इधर है, टूइन 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 5। तो कितना हुआ? 10 5 15 5 20। तो मेरा दूरी हो गया 20। जितना रियली में चलते हैं, जितना रास्ता, उसको बोलते हैं दूरी।
लेकिन आपको पता होगा कि जहां से वस्तु चला और जहां पहुंचा, या जिन दोनों बिंदुओं के बीच हमें विस्थापन निकालना, विस्थापन, तो उसके बीच जो शॉर्टेस्ट समझते हैं, सबसे न्यूनतम जो दूरी हो सकता है उन दोनों बिंदुओं के बीच, सबसे न्यूनतम लंबाई जो हो सकता है उसके बीच, उसी को बोलते हैं विस्थापन। जैसे मान लीजिए हम 3 मीटर इधर जाते हैं या 4 मीटर इधर जाते हैं उदाहरण के लिए, और 3 मीटर इधर गए, 4 इधर गए, 3 इधर गए, तो दूरी मेरा कितना हो गया? 4 3 7। लेकिन विस्थापन हमारा ये होगा, ये दूरी है। और ये दूरी आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते नहीं, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो विस्थापन होगा 5 मीटर, लेकिन दूरी हमारा हो जाएगा 7 मीटर। समझ में आया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, विस्थापन हमारा होगा 5 मीटर मेरे बच्चे, लेकिन दूरी हमारा हो जाएगा कितना? विस्थापन होगा 5 मीटर, लेकिन दूरी हमारा हो जाएगा कितना? बोलिए कितना हो जाएगा दूरी? दूरी हमारा हो जाएगा 7 मीटर। आइडिया लग गया? आइडिया लग गया? यस सर। ओके, तो दूरी और विस्थापन में पहले एरो देकर लिख लीजिए, और फिर मैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा, आपको फिगर वगैरह बताऊंगा। जैसे ये जो डॉट डॉट से मैंने दिखाया है ना, ये आपका विस्थापन है, विस्थापन। और जो मैं गढ़ा वाला चिन्ह दिखाया, गढ़ा वाला ये चिन्ह, ये गढ़ा वाला, यही हमारा दूरी है। ये जो गढ़ा वाला दिखाया, ये देखिए गढ़ा वाला, यही हमारा दूरी है। समझ गए? यस सर समझ गए। ठीक है, तो अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। तो लिखिए जरा दूरी में, लिखिए दूरी में, किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, इसमें नीचे लिखिए, इसमें तीर देकर लिखिए, तीर देकर लिखिए ना, इसमें तीर देकर, या 2 नंबर में हेडिंग कीजिए, 2 नंबर में, तो एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए इसका परिभाषा। किसी वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई को, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को, किसी वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल रास्ता का लंबाई, जो रास्ता, रास्ता ये है, रास्ता की लंबाई को हम लोग को दूरी कहा जाता है, लंबाई को दूरी कहा जाता है। ओके, उसी में एक लाइन चेंज करके लिखिए, आगे लिखिए विस्थापन के बारे में। किसी वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक, किसी वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को, अंतिम, ये अंतिम हो गया, और ये प्रारंभिक है, शुरू में यहां से चला था, अंतिम ये है। तो किसी वस्तु के द्वारा प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के अंतर को, कि दोनों में कितना अंतर है, कितना दूरी गया, कितना मतलब कितने दूरी पर पहुंच गया, यहां से यहां सीधा रास्ता की लंबाई को, के किसी वस्तु के द्वारा अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। वस्तु का विस्थापन कहते हैं। लिख लिए मेरे स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी वस्तु के द्वारा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी वस्तु के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, वस्तु के द्वारा अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। समझ गए? फिगर ड्रॉ कर लीजिए, मैं साइड होता हूं, फिर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को लिखाता हूं जो जानना जरूरी है। मैं साइड हो गया, नोट कीजिए फिगर। ओके बच्चे, कर लिए फिगर ड्रॉ? क्या बात है, क्या बात है मेरे सिर, फिगर ड्रॉ कर लिए। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट। देखिए, तो सबसे पहली बात यह मुझे बताइए कि जो आपका दूरी है, ये देखिए जो आपका दूरी है, और ये जो आपका विस्थापन है, ये दोनों का दोनों एक तरीके से लंबाई ही है ना, विस्थापन भी लंबाई और दूरी भी लंबाई है, इसलिए दोनों का SI मात्रक मीटर होता है। आप लोग को पता है ना कि लंबाई का SI मात्रक हमारा मीटर होता है, इसलिए इसका भी SI मात्रक मीटर और इसका भी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी महत्वपूर्ण बिंदु लिख के, महत्वपूर्ण बिंदु इसी के डिफिनेशन में फिगर के नीचे लिखिए, महत्वपूर्ण बिंदु लिख के और नीचे नंबर A में लिखिए, पहला नंबर में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, ये सब क्वेश्चन में नजर आएगा, ऑब्जेक्टिव वगैरह या अदर क्वेश्चन में, आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह बनाने में, थ्योरी में, सब में यूज आएगा ये सब पॉइंट। नंबर A में लिखिए,
नंबर ए में लिखिए मेरे स्टूडेंट्स, नंबर ए में आप लिखिए यहां पे, हां मैं कह रहा हूं नंबर ए में लिखिए आप यहां पे कि दूरी तथा विस्थापन दोनों का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी तथा विस्थापन दोनों का एसआई मात्रक मीटर होता है। लिख लिए? यस सर लिख लिए। दूसरा बिंदु, अच्छा दूरी और विस्थापन में अधिक मान किसका होगा, विस्थापन का कि दूरी का? दोनों में अधिक मान किसका होगा, दूरी का कि विस्थापन का? ऑब्वियस सी बात दूरी का, दूरी ऐसे 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 हो रहा है, विस्थापन तो हम हमेशा सबसे छोटा जो स्थिति के बीच का जो अंतर होता है उसको ना बोलते हैं विस्थापन। मेरे बच्चे विस्थापन हमेशा सबसे छोटे स्थिति के बीच के अंतर को बोलते हैं ना, लेकिन दूरी जो रियल रास्ता का लंबाई होता है वो कहलाता है ना। तो दूरी हमेशा बड़ा होता है, विस्थापन छोटा होता है, लेकिन बराबर भी दोनों हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई इंसान इधर गया और सीधा एक ही रास्ता पे जाते रहा, यहां तक मान लीजिए गया, तो दूरी भी हमारा ये होगा, बिल्कुल सीधा गया, बिल्कुल सीधा, तो दूरी भी ये होगा और विस्थापन भी यहां से यहां यही होगा। तो जब कोई वस्तु सीधा रेखा पे या जब कोई इंसान सीधा रेखा पे एक ही दिशा में गमन करता है तब उस समय दूरी और विस्थापन बराबर होता है, परंतु ऐसे दूरी बड़ा होगा और विस्थापन छोटा होगा। जब वक्र लाइन पे चलेगा, वक्र रेखा पे, ऐसे इस तरीके से घुमा हुआ रेखा पे अगर चलेगा इंसान या वस्तु, तो दूरी बड़ा हो जाएगा, विस्थापन छोटा हो जाएगा। ओके, यानी कह सकते हैं कि दूरी बड़ा हो सकता है विस्थापन से या बराबर हो सकता है। दूरी या तो विस्थापन से बड़ा होगा ये, या दोनों बराबर होगा। उसमें बराबर हमेशा नहीं, बराबर कब होगा, जब वस्तु सरल रेखा पे एक ही दिशा में चलेगा तब। लिखिए लिखिए मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, बी नंबर पॉइंट है के बाद बी नंबर पॉइंट में लिखिए, दूरी का मान विस्थापन से बड़ा या बराबर हो सकता है। दूरी का मान विस्थापन से बड़ा या बराबर हो सकता है। उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, दूरी और विस्थापन तभी बराबर होगा, दूरी और विस्थापन तभी बराबर होगा जब वस्तु, दूरी और विस्थापन तभी बराबर होगा जब वस्तु विस्थापन तभी बराबर होगा जब वस्तु सरल रेखा पर एक ही दिशा में जा रही हो। जब वस्तु सरल रेखा पर एक ही दिशा में जा रही हो, दूरी और विस्थापन तभी बराबर होगा जब वस्तु सरल रेखा पर एक ही दिशा में जा रही हो। लिख लिए? ओके चलिए लिख लिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है। सी नंबर, इसी में पॉइंट लिखिए, सी नंबर पॉइंट क्या, कि जो दूरी हमारा वो अदिश राशि है, दिश, लेकिन विस्थापन सदिश है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहां से यहां कोई इंसान को जाना है तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, इस तरीके से ऐसे घूमकर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, उसकी मर्जी। तो दो बिंदु के बीच दूरी का कोई दिशा नहीं है, देखिए ना, कोई दिशा नहीं है, बल्कि किधर भी हो सकता है। लेकिन इन दोनों बिंदु के बीच दूरी आप कैसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे किसी रास्ते से जाओ, विस्थापन तो यही होगा इन दोनों बिंदुओं के बीच। विस्थापन तो इधर से इधर की ओर यही होगा सामने। तो इसके पास दिशा है लेकिन दूरी के पास दिशा नहीं है। तो आपको पता है कि जिसके पास दिशा नहीं होता उसे अदिश राशि बोलते हैं, जबकि जिसके पास दिशा है उसे सदिश बोलते हैं। यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, लिखिए अगला पॉइंट सी नंबर में, सी नंबर में लिखिए, दूरी एक अदिश राशि है परंतु विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है परंतु विस्थापन एक सदिश राशि है। लिख लिए? यस सर। अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट क्या है ना बच्चे, कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी राउंड ट्रिप में चलता है, राउंड ट्रिप मतलब कि अगर कोई वस्तु यहीं से चला और चलते 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 यहां पे आ गया, यानी जहां से चला जो उसका प्रारंभिक स्थिति था और अंतिम स्थिति अगर एक ही जगह पे जाके खत्म हो जाए तो दूरी तो नहीं होगा जीरो, लेकिन विस्थापन जीरो होगा। क्योंकि मान लीजिए कोई इंसान यहां से चला, देखिए समझिए, कोई इंसान यहां से चला, यहां से, और यहां से ऐसे चलते 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 मान लीजिए यहां पे आकर रुक गया, यहां पे, तो दूरी तो ये कुल कहलाएगा, दूरी 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 कुल कहलाएगा, लेकिन विस्थापन तो ये कहलाएगा ना, लेकिन ये यही ना। लेकिन अगर इंसान यहां ना मान लीजिए यहीं पे आकर रुक गया, जहां से चला वहीं पे, जैसे आप घर से निकले
कार के जरिए आप घर से निकले और घर ही में पहुंच गए तो दूरी तो होगा, लेकिन आपका विस्थापन क्या हो जाएगा? जीरो। तो याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु का प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक होता है तो उस समय विस्थापन, उसका दूरी जीरो नहीं होता, विस्थापन जीरो होता है, शून्य होता है। ओके, लिखिए अगला पॉइंट डी नंबर में, इसी से रिलेटेड डी नंबर में सब चीजें पढ़ाते चलेंगे। बोले कंप्लीट स्टडी मतलब कंप्लीट। लिखिए अगला पॉइंट, जब किसी वस्तु का प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु होती है, या एक ही जगह भी लिख सकते हैं, कोई एक ही बिंदु होती है, तो उसका विस्थापन शून्य होता है, परंतु दूरी का मान शून्य नहीं होता है। समझ गए? ये चीजें आइडिया लग गया मेरे बच्चे? मैं फिर से करूं, ये चीजें आइडिया लग गया? तो अगर ये चीजें आइडिया लग गई, आपको समझ में आ गया, तो जरा इससे रिलेटेड संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। न्यूमेरिकल साथ साथ में करते चलना, समझ रहे हैं? मैंने बोला ना कि आप लोगों को कंप्लीट कोर्स दे रहा हूं। साफ कर दूं? कुछ तो करना नहीं है, फिगर ड्रॉइंग कर लिया, साफ कर रहा हूं और आप लोग अपना क्लास असाइनमेंट निकाल लीजिए। मैं साफ कर रहा हूं मेरे बच्चे, और आप लोग अपना क्लास असाइनमेंट निकाल लीजिए, जल्दी से निकाल लीजिए क्लास असाइनमेंट, बहुत जल्दी से, जितना जल्दी हो सके आप क्लास असाइनमेंट निकालेंगे मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, तब ना उससे क्वेश्चंस करेंगे। और मैं इसे किया साफ, और देखिए क्वेश्चन, वो जो वस्तु नहीं चल रहा है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण करके कुछ कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए वो क्वेश्चन जिसमें कह रहा है कि एक आदमी है जो 10 मीटर पूरब जाता है और 15 मीटर नॉर्थ मतलब उत्तर जाता है। ओके, तो कह रहा है कि बताइए दूरी और विस्थापन कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक, पहले तो दिशा दिखा लीजिए, आपको पता होगा कि इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, ये पता है। तो क्या कह रहा है प्रश्न में? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी 10 मीटर पूरब जाता है, 10 मीटर पूरब की ओर 10 मीटर, यानी 10 मीटर इधर, ये देखिए एक आदमी 10 मीटर पूरब जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, 10 मीटर पूरब देख रहे हैं, 10 मीटर पूरब जाता है एक आदमी। ओके, और अब क्या कह रहा है कि 10 मीटर पूरब जाता है और 15 मीटर नॉर्थ मतलब उत्तर जाता है। 15 मीटर उत्तर ऊपर ना होता है दिशा नक्शा में, तो 15 मीटर ऊपर गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि बताइए दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा। दूरी तो टोटल रास्ता का लंबाई निकाल देंगे। दूरी आपको पता है कि दूरी इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 10 + 15 यानी 15, 10, 25 मीटर। और विस्थापन हमारा ये वाला हो जाएगा, यहां से लेके यहां के बीच। विस्थापन हमारा यहां से यहां के बीच होगा। ये समझ रहे, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट लंबाई होगा, सबसे कम दूरी, वो वाला। और ये तो निकाल लोगे आसानी से, विस्थापन भी निकाल लीजिएगा, आप लोगों को पता ही है। पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री पे मुड़ा है, पूरब से उत्तर मुड़ेगा तो 90 डिग्री पर ही मुड़ेगा ना, तो आपका ये निकल जाएगा ना। विस्थापन कितने का होगा बोलिए? √10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा इसे, ये आप पर जिम्मेवारी मैं दे रहा हूं सॉल्व करने का। ऐसा नहीं कि इसे सॉल्व नहीं कीजिएगा, हार्ड जो रहेगा उसे सॉल्व कर दूंगा, इसे तो कर ही लोगे। दोनों को ऐड करके रूट निकालिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में अगला क्वेश्चन बड़ा आसान, जरा पढ़िए अगला क्वेश्चन को, ट्राई कीजिए। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे? कीजिए ट्राई। क्या कर रहा है? एक आदमी 20 मीटर पूरब जाता है, 10 मीटर उत्तर जाता है, फिर 4 मीटर जाता है पश्चिम, एक फील्ड तक पहुंचने के लिए। ओके, तो दूरी बताइए, साथ साथ में विस्थापन बताइए। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। एक आदमी किधर किधर जाता है सोचिए, बनाइए डायग्राम। आप लोग डायग्राम बनाइए मेरे बच्चे। एक आदमी 20 मीटर जाता है ईस्ट मतलब पूरब, 20 मीटर पूरब, ये देखिए 20 मीटर पूरब है ना। इसके बाद क्या करता है? 20 मीटर पूरब के बाद मुझे बताइए 10 मीटर उत्तर, 10 मीटर उत्तर, ये देखिए 10 मीटर उत्तर, ये देखिए 10 मीटर। 20 मीटर पूरब, 20 मीटर पूरब इधर होता है, फिर उत्तर मुड़ गया 10 मीटर। और अब कह रहा है 4 मीटर पश्चिम, पश्चिम इधर होता है ना, इधर ना, उल्ट इधर ना, 4 मीटर पश्चिम, 4 मीटर पश्चिम। तो दूरी बताइए, तो दूरी तो आसानी से निकल जाएगा। कितना हो जाएगा दूरी भाई? 20, 10, 30, 4, 34।
अब ये तो निकाल ही लीजिएगा आप लोग, ये सब बच्चा जैसा मत कीजिए। विस्थापन निकालनी है, ये आज का फर्स्ट क्लास है तो सारा क्वेश्चंस भी आसान आसान मिलेगा। यहां से यहां का आपको विस्थापन निकालना है मेरे बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूं, यहां से यहां का विस्थापन आपको निकालना। ये देखिए, ये आपको निकालना विस्थापन। आइडिया लग रही है मेरे लॉइन? यहां से यहां का विस्थापन निकालना। कैसे निकालोगे इसे? ऑब्वियस सी बात, ये 20 और ये 4 है तो ऐसे मिला दीजिए ना, देखिए निकल जाएगा। ये 10, देखिए ये 10 तो ये भी 10 होगा, सामने सामने है तो 10 हो जाएगा। और ये 20 और ये 4 तो ये 4 हो जाएगा सामने सामने, ये यानी यहां से यहां 20, ये देखिए यहां से यहां 20 दिख रहा है ना। और ये आपको 4 तो ये 20 है, ये 4 तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा बोलिए? 16। तो मेरे लॉयन ये 10 और ये 16 तो ये नहीं निकाल लीजिएगा विस्थापन। विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा रूट अंडर पाइथागोरस प्रमेय से भी ये निकल ही गया, 16 है, टोटल है 20। मैं यहां से यहां लिख देता हूं ऐसे, टोटल है 20 और यहां से यहां है 16 मीटर। तो विस्थापन निकालेंगे तो रूट अंडर 16 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 10 का स्क्वायर। अब ये सब तो छोटा मोटा चीज कर ही लीजिएगा, ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन आप नहीं कर पाइएगा। कैलकुलेशन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसे तो आप लोग कर ही सकते हैं, समझ रहे हैं ना। वैसे अगर आप कीजिएगा तो आ जाएगा, जो भी आना रहेगा वो आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आ जाता है। तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा आपको लगभग में रूट अंडर 356 आ जाएगा, देख लीजिएगा, रूट अंडर 356। आप लोग को नोट्स वगैरह सब दूंगा ना, तो इतना मीटर समझ में आ गया। तो इन दोनों क्वेश्चन को नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। मैं साइड हट जाता हूं, पहले दोनों को नोट कीजिए फिर अगला ट्राई कीजिए। नोट कीजिए दोनों को। ओके, कर लिए नोट मेरे स्टूडेंट्स? मैं कर रहा हूं कर लिए नोट। नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं करता हूं इसे साफ। मैं कर रहा हूं नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, मैं करता हूं इसे साफ और अगला क्वेश्चन आपसे करवाता हूं। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसी के जैसा अगला क्वेश्चन भी है, आप चाहोगे तो ऐसा थोड़ी कि नहीं बनेगा। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए भैया, कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है हमें, क्वेश्चन में कह रहा है हमें मेरे स्टूडेंट्स कि कह रहा है कि एक आदमी 50 मीटर नॉर्थ जाता है। नॉर्थ का मतलब इधर की ओर 50 मीटर, ये देखिए 50 मीटर नॉर्थ, 50 मीटर, ओके 50 मीटर। और इसके बाद नॉर्थ मतलब उत्तर जाता है, और उसके बाद 40 मीटर ईस्ट जाता है पूरब की ओर। 40 मीटर पूरब इधर होता है, 40 मीटर पूरब जाता है। और फिर पता नहीं इसके मन में क्या आता है कि फिर से वो इंसान 20 मीटर साउथ यानी दक्षिण जाता है। दक्षिण होता है नीचे नक्शा में, दक्षिण कितना? 20 मीटर। तो कह रहा है कि आदमी का टोटल दूरी और विस्थापन क्या होगा? दूरी तो ऐसे निकल जाएगा, दूरी विस्थापन दोनों पूछ रहा है ना, या जो भी पूछे, ओके। तो कह रहा है स्टूडेंट्स की दूरी विस्थापन, दूरी तो निकल जाएगा 50 प्लस 40 प्लस 20, 110 मीटर। विस्थापन यही कहलाएगा ना, यही ना विस्थापन माय स्टूडेंट्स, यही कहलाएगा ना। ये देखिए तो, हाँ या ना, देखिए तो, यस सर, विस्थापन यही कहलाएगा। ये निकालना भी है, तो देखिए कैसे निकालेंगे विस्थापन भाई। इसके लिए पहले हम यहां से ऐसे मिला लेंगे, आप देख लो, खुद पता चल जाएगा। ये 20 तो ये 20, तो यहां से यहां है 50 हमारा टोटल, देखो 50, और उसमें ये 20 तो बचा हुआ यहां से यहां हो जाएगा हमारा 30 मीटर। ये दूरी हो जाएगा यहां से यहां 30, और ये 40 तो ये भी 40, तो ये 30 और ये 40 तो ये ऑटोमेटिक 50 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा क्या? देखिए तो विस्थापन जो हो जाएगा ये रूट अंडर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 50 मीटर। समझ में आ गया ये क्वेश्चन मेरे बच्चे? मैं कह रहा हूं आइडिया लग गया, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। एक क्वेश्चन और देखिए इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आदमी अपने कार से निकला, एक इंसान अपने कार से निकला, तो जब वो कार से जा रहा था तो निकलते वक्त, गाड़ी से जब निकल रहा था यानी अपने कार से, तो निकलते वक्त उसका जो मीटर था उसमें 12,352 किलोमीटर था। मतलब अभी तक कार 12,352 किलोमीटर चल चुका है। गाड़ी में मीटर लगता है, रहता है, वो आपको दिखाता है, देखे होंगे।
मोटरसाइकिल में भी रहता है, मोटर बाइक में भी रहता है। तो 12,352 किलोमीटर चल चुका है। ओके, अब कह रहा जब वो रिटर्न होता है तो 12,416 किलोमीटर दिखाता है उसका रीडिंग। तो कह रहा व्हाट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इंसान का दूरी और विस्थापन क्या है, यही कह रहा है, दूरी और विस्थापन। तो देखिए जब वो निकला तो 12,000 कितना था, 12,352 किलोमीटर, और जब घर पे लौट कर आया तो 12,416 किलोमीटर। तो सबसे पहले देखिए घर से निकला और घर ही पे आ गया, तो विस्थापन तो खैर शून्य होगा बच्चे। मैं कह रहा हूं घर से निकला और घर ही पे आ गया तो विस्थापन तो शून्य होगा, ये तो कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा, विस्थापन तो शून्य होगा। लेकिन दूरी शून्य नहीं होगा, क्योंकि वो घर गया भाई, जहां घर से निकला, मार्केट गया, घूमकर फिर से यहां आया, यहां से निकला, फिर घूम से फिर से यहां पे आया, तो दूरी तो कुछ ना कुछ चला होगा ना। घर से निकला कार, गैराज से निकला, गैराज में आकर रुक गया, तो मैं कह रहा हूं विस्थापन 0 होगा, लेकिन दूरी 0 नहीं होगा। दूरी निकाल लेंगे घटाकर मीटर वाले को, कि पहले से इतना किलोमीटर गाड़ी चला हुआ था, अब इतना किलोमीटर चला, तो बीच में कितना चला होगा घटा लेंगे। 12,416 माइनस 12,352 निकाल लीजिए घटाकर। 6 में से 2 गया 4, आप लोग को पता होगा। 1 में से 5 गया 6, 11 में से 6 5 11, 3 में से 3 गया 0 0 24, 64 किलोमीटर। कितना आ जाएगा, 64 किलोमीटर। समझ में आया, समझ में आया मेरे सिर? तो जरा इस क्वेश्चन को कीजिए नोट, और नोट करने के बाद एक 2 क्वेश्चन और जल्दी जल्दी देख लेते हैं, जितना जल्दी जल्दी हो सके उतना जल्दी, फिर हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो इसको जल्दी से कीजिए नोट, मैं फिर से कर रहा हूं, इसको जल्दी से नोट कीजिए नोट, मैं साइड होता हूं, जल्दी नोट कीजिए तो इसको। ओके, कर लिए नोट? तो करता हूं साफ, अगला क्वेश्चन जरा प्रैक्टिस कीजिए। क्या कह रहा है कि एक वस्तु या एक इंसान, जो भी कुछ भी है, वो एक्स अक्ष की ओर जा रहा है, एक्स अक्ष की ओर जा रहा है, देखिए, और वो कहां तक गया, 20,0 तक। 20,0 मतलब एक्स ही अक्ष होता है, पता ना आप लोग को। बाई अक्ष का मान 0 दिया, यानी कि एक्स अक्ष की ओर गया, कह रहा है आदमी स्टार्ट हुआ और एक्स अक्ष की ओर गया 20,0 तक, और वहां से रिटर्न हो गया सेम लाइन, जिस लाइन पे गया उसी लाइन पे रिटर्न हो गया। ओके, और -20,0 तक आया। ठीक है, एक वस्तु है, कण है, -20,0। तो बताओ कि दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा? कोई बड़ी बात नहीं, देखिए बना लीजिए अक्ष, इधर एक्स अक्ष, इधर बाह्य अक्ष। इंसान यहां से स्टार्ट हुआ मूल बिंदु से और गया या वस्तु 20,0 तक, यानी इधर 20 मीटर गया, और इसी लाइन पे लौट कर -20,0 तक आया। कहां तक? सेम देखिए, यहां से गया वो आगे, यहां से गया वो आगे, और इसी पे लौट कर वो यहां आया -20,0 तक। तो दूरी कह रहा और विस्थापन कह रहा। दूरी तो आसानी से निकल जाएगा, कैसे? देखिए 20 गया इधर, फिर 20 और 20 कितना हो गया टोटल दूरी? 60। दूरी तो 60 ना होगा भाई, जैसे यहां से जाता और यहीं पे लौट के आता तो दूरी 20 20 40 होता, लेकिन गया फिर लौट कर यहां पे आ गया तो दूरी 60 मीटर। लेकिन जो विस्थापन होगा मेरे बच्चे, विस्थापन, वो आप बताओ, वो जहां से प्रारंभिक स्थिति और जहां अंतिम स्थिति उसके बीच के अंतर को ना बोलते हैं विस्थापन। तो डायरेक्ट हमारा विस्थापन तो 20 ही मीटर ना होगा, डायरेक्ट यहां से यहां, ये देखो विस्थापन ये होगा। किधर रास्ते से गया इससे मतलब नहीं है, विस्थापन में इससे मतलब होता है कहां से चला और कहां तक पहुंचा। यहां से चला यहां तक पहुंचा तो विस्थापन हमारा हो जाएगा 20 मीटर। हाँ, जो दिशा होगा विस्थापन का, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, तो निगेटिव एक्स अक्ष की ओर, ऋणात्मक एक्स अक्ष की ओर। इसे नोट कीजिए, और इसके बाद अगला क्वेश्चन जरा आपको देते हैं ट्राई करने के लिए। नोट कीजिए तो जल्दी से स्टूडेंट्स, इसे नोट कीजिए और इसके बाद अगला क्वेश्चन देते हैं ट्राई करने के लिए। मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु है जो वृत्तीय पथ पे चल रहा है, या एक आदमी है जो वृत्तीय पथ पे चल रहा है, 77 मीटर उसका त्रिज्या है। ओके, और कह रहा है कि आदमी जहां से चला था जस्ट वृत्तीय पथ पे उसके उल्टा वाले जगह पे आ गया, जस्ट उसके अपोजिट। तो उसका बताइए कि इंसान का दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है, एक वृत्तीय पथ पे ऐसे इंसान चल रहा है, मान लीजिए यहां से शुरू किया और जस्ट इसका उल्टा वाला उल्टा यहां पहुंच गया, यहां से ऐसे चला टूई टूई टूई, जा रहे हैं करके यहां पहुंचा। तो दूरी कह रहा और विस्थापन, तो देखिए दूरी तो ये कहला जाएगा, दूरी तो ये कहला जाएगा, परंतु विस्थापन हमारा ये कहलाएगा नहीं, यहां से डायरेक्ट यहां। और त्रिज्या इसका कितना दे चुका है? त्रिज्या का वैल्यू दे चुका है 77 मीटर ही ना, 77 ही दिया ना। हाँ, त्रिज्या हमारा दे दिया 77 मीटर मेरे स्टूडेंट्स, त्रिज्या की वैल्यू 77 मीटर दिया। तो दूरी तो ये ना होगा, तो
तो आपको पता है कि पूरा एक चक्कर में होता है 2 पाई आर। पूरा एक चक्कर में होता है 2 पाई आर, तो आधा चक्कर में कितना होगा 2 पाई आर का आधा, क्योंकि आधा ही चला, यहां से यहां आया है, तो इसको दूरी बोलेंगे। देखिए इसको दूरी बोलेंगे। ओके, तो अगर इंसान का दूरी निकालें तो वो कितना होगा 2 पाई आर, जो एक चक्कर में होता है उसका आधा, यानी पाई आर। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 77, यहां से कैंसिल हो जाएगा 11। 22 गुना 11 करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 242, 242 मीटर। तो ये हो गया दूरी, ध्यान दीजिएगा दूरी है। लेकिन विस्थापन तो यहां से चला और यहां पहुंचा, तो ये ना होगा डायरेक्ट, यानी व्यास के इक्वल। जो विस्थापन होगा मेरे शेर, ये होगा किसके इक्वल, व्यास के इक्वल, समझ रहे हैं ना, व्यास के इक्वल यहां से यहां। और ये 77, तो व्यास के इक्वल 77 प्लस 77 निकालिएगा तो 154 मीटर। समझ में आया ये चीजें कि नहीं? मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान है, पूछ लीजिएगा, डाउट होगा तो ऐसे चला। वैसे मैं आपको एक बात और इसमें बता देता हूं, सुन लीजिए मेरी बात को, कि यहां से तो इंसान यहां आया, मान लीजिए यहां से चल के यहां पे आ जाता, जहां से चला वहीं, तो वहीं पे आ जाता, तो विस्थापन तो हमारा शून्य हो जाता मेरे बच्चे, शून्य हो जाता। लेकिन दूरी 2 पाई आर होता। जैसे मान लो कोई इंसान यहां से चला, एक चक्कर काटा, 2 चक्कर काटा, 2 चक्कर काटने के बाद यहां पहुंच गया, तो 2 चक्कर काटने के बाद टोटल दूरी निकाल लेंगे, एक चक्कर 2 चक्कर जोड़ के फिर आधा जोड़ देंगे। लेकिन विस्थापन जो होगा वो होगा उससे, तो इससे मतलब है कि कहां से चला और कहां पहुंचा। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दूंगा, धीरे धीरे करके बनेगा, और टेंशन मत लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई इंसान यहां से चला और यहां पे आकर रुका, यहां पे रुका, तो दूरी तो ये होगा, यानी 2 पाई आर का 1/4, 2 पाई आर में 4 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन विस्थापन ये होगा, और ये विस्थापन कैसे निकालेंगे, ये भी आर त्रिज्या और ये भी आर, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये बीच का दूरी निकाल लेंगे। इसे नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए तो जल्दी से इसको पूरा को। अगर इसे नोट कर लिया स्टूडेंट तो इसे मैं साफ करता हूं, इसके बाद चलता हूं आगे। समझ रहे ना? और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क में मैं दिया हूं ऑलरेडी। ओके, जब क्वेश्चन वगैरह कीजिएगा तो ऑटोमेटिक, मैं कह रहा हूं इससे रिलेटेड मैंने होमवर्क वगैरह दे रखा है, जब क्वेश्चन वगैरह कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये सब चीजें याद हो जाएंगी। और माइंड में रखिएगा कि बिना क्वेश्चन किए हुए आपको याद नहीं रह सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, माइंड में रखिएगा कि बिना क्वेश्चन किए हुए आपको याद नहीं रह सकता है। याद रखने के लिए आपको क्वेश्चंस करना ही पड़ेगा। आपको क्या, हर किसी को करना पड़ता है स्टूडेंट। तो इसे मैं साफ कर दिया और इसके बाद चलते हैं अगले पे। दूरी विस्थापन तो हो गया, अगला पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और हम लोग का अगला टर्म है मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, औसत चाल और औसत वेग। चलिए आप लोग हेडिंग कीजिए, औसत चाल और औसत वेग। कितना नंबर जाएगा? 3rd नंबर जाएगा ना मेरे बच्चे, 3 नंबर जाएगा ना, लिखिए औसत चाल तथा औसत वेग। जिसको बोलते हैं एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। लिख सकते हैं आप लोग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। बहुत बढ़िया से जानते हैं मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स कि औसत चाल और औसत वेग क्या है। देखिए मेरे स्टूडेंट्स, चाल के बारे में तो आप लोग पहले ही सुने होंगे, ऐसा नहीं है कि चाल आप लोग नहीं सुने होंगे पहले। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि चाल के बारे में तो आप लोग पहले ही सुने होंगे। चाल क्या होता है? व्हाट इज चाल? मैं आपसे कह रहा हूं कि चाल क्या होता है। आप लोग सुने हैं ना चाल के बारे में? चाल क्या होता है बताइए मुझे। जो चाल होता है मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, आपको भी पता होगा कि 1 सेकेंड में कितना दूरी चलता है। जैसे हम बोलते हैं कि किसी गाड़ी का, किसी ट्रेन का जो चाल है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। 20 मीटर पर सेकेंड, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। सुनिएगा, 20 मीटर प्रति या पर सेकेंड, जो भी बोलिए, 20 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में वो 20 मीटर आगे जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेकेंड में वो 20 मीटर आगे जाता है। मतलब 1 सेकेंड में जितना दूरी चलता है ना मेरे बच्चे, उसी को हम लोग बोलते हैं औसत चाल। फिर से मैं कह रहा हूं, उसी को हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे औसत चाल। औसत चाल कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, आसान चीज है, परंतु 1 सेकेंड में, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं चला यहां से ट्विन चला। ओके, तो मैं चला और 10 सेकंड में मैं 30 मीटर का दूरी चला। फिर से मैं कह रहा हूं, मैं यहां से चला, मैं चला और 10 सेकंड में 30 मीटर का दूरी चला। तो मेरे बच्चे, अगर 10 सेकंड में हम 30 मीटर का दूरी जाएंगे तो 1 सेकंड में कितना जाएंगे?
10 सेकंड में अगर 30 मीटर का दूरी जाएंगे तो 1 सेकंड में कितना जाएंगे? 3 मीटर जाएंगे ना। वही हमारा चाल होता है, टोटल दूरी बाई टोटल समय, वही होता है औसत चाल। और औसत वेग क्या होता है? तो 1 सेकंड में कितना विस्थापन हुआ, 1 सेकंड में कितना दूरी हुआ, वो औसत चाल, और 1 सेकंड में कितना विस्थापन हुआ, वो औसत वेग। तो निकालेंगे कैसे? तो यहां पे दूरी बाई बटा समय कर देंगे और यहां पे क्या कीजिएगा? विस्थापन बटा समय, समय से भाग कर दीजिएगा तो 1 सेकंड में निकल जाएगा ना। तो चलिए लिखिए नीचे, लिखिए नीचे इसमें, किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में, किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। परंतु 1 सेकंड में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। परंतु को काट के उसी नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। या औसत चाल कहते हैं, लिख लिए, नहीं इसमें पहले लिख लीजिए, पूरा कर लीजिए। औसत चाल कहते हैं, तो औसत चाल का मान कितना होगा? जल्दी बताइए, मुझे बताइए कि औसत चाल अगर निकालेंगे तो औसत चाल का मान कितना हो जाएगा? बताइए मुझे। V एवरेज, AVG यानी V औसत, औसत चाल हमारा, औसत चाल क्या होगा बताइए? टोटल दूरी, कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय, कुल दूरी बाय कुल समय। जनरली मेरे स्टूडेंट्स दूरी को ना एस चिन्ह से दिखाया जाता है, एस या डी से भी दिखा सकते हैं, एस। तो यहां डेल्टा एस, जितना दूरी तय किया, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान यहां से चलना शुरू किया, ओके, यहां से यहां वो 10 मीटर चला और उसके बाद ये यहां से यहां वो 30 मीटर टोटल गया, और आपको इससे इसके बीच का निकालना है औसत चाल। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां से यहां 10 मीटर गया, यहां से यहां 30 मीटर गया, और औसत चाल इसके लिए निकालना है आपको। तो क्या आप लोग ये वाला एग्जांपल लोगे? मैं कह रहा हूं क्या आप लोग, सॉरी, क्या आप लोग ये वाला दूरी लोगे? नहीं, ये दूरी लोगे ना। मैं कह रहा हूं कि यहां से यहां 10 मीटर, यहां से यहां 30 मीटर, और इस समय के लिए आपको औसत चाल निकालनी है। तो आपको औसत चाल यहां से यहां के बीच निकालना है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है मेरे बच्चे कि ये दूरी ना लोगे तो वही दूरी का जो चेंजिंग होता है उसे डेल्टा एस, डेल्टा का मतलब होता है चेंजिंग, बदलाव, कितना बदलाव हुआ यहां से यहां के बीच पोजीशन में, स्थिति में। ओके, आगे न्यूमेरिकल्स करोगे तो आइडिया लग जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। और समय में बदलाव को डेल्टा टी से, तो ऊपर हो गया डेल्टा एस और नीचे हो गया हमारा डेल्टा टी। मैं फिर से कह रहा हूं, ऊपर हो गया हमारा डेल्टा एस और नीचे हो गया हमारा डेल्टा टी। यानी कहने का मतलब यह हुआ मेरे बच्चे कि औसत चाल का जो मान आ गया, कुल दूरी डेल्टा एस बाई कुल समय डेल्टा टी। ओके, ये चीजें समझ में आ गई? यस एस मनी सर, समझ में आ गया, ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अच्छा, आप लोग जो लिखे थे ना 1 सेकंड में चलने वाला दूरी, उसके नीचे एक चीज और लिख लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें चेंज कर लीजिए। देखिए क्या लिखे थे आप लोग औसत चाल में? किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को हम लोग औसत चाल कहते हैं, यही लिखे थे ना। और निकलेगा वो कैसे? किसका किसका अनुपात होगा? कुल दूरी और कुल समय का अनुपात होगा। नहीं, कुल दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय कर देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा औसत चाल निकल जाएगा। उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, औसत चाल का मान, औसत चाल का मान वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, औसत चाल का मान वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात होता है। वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात के बराबर होता है, यह अनुपात होता है, ठीक है, अनुपात के बराबर होता है। लिख लिए? अब इसको लिख लीजिए, अब इसको लिख लीजिए, औसत चाल को। और ये लिखने के बाद औसत वेग क्या होगा ये बताइए मुझे जल्दी से, औसत वेग क्या होगा ये लिखने के बाद? जल्दी बताइए, औसत वेग क्या होगा? औसत वेग क्या होगा? दूरी बटा समय की विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, कुल विस्थापन
बाई कुल समय विस्थापन बाई समय। ओके, यानी डेल्टा एक्स, विस्थापन को डेल्टा एक्स या डेल्टा आर से दिखाया जाता, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी ये हो जाएगा। विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी है ना, सदिश है ना विस्थापन, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी होगा। ओके, तो ये फार्मूला लिख लिया, उसके नीचे लिखिए एरो देकर, यहां तक लिखे, उसके बाद नीचे लिखिए किसी वस्तु का औसत वेग, किसी वस्तु का औसत वेग एक सेकेंड में, किसी वस्तु का औसत वेग एक सेकेंड में तय किए गए विस्थापन को कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा का औसत वेग एक सेकेंड में तय किए गए विस्थापन को कहते हैं। देखिए, परिभाषा तो अपने अपने लिखने का ढंग, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी वस्तु का के द्वारा एक सेकंड में तय किए गए विस्थापन को औसत वेग कहते हैं। वो तो अर्थ एक निकल के आना चाहिए, अपने तरीका से परिभाषा लिख सकते हैं ना, उसमें पर आप चेंज करके लिखिए औसत वेग का मान, औसत वेग का मान, औसत वेग का मान लिख लिया, औसत वेग का मान, वेग का मान विस्थापन और समयांतराल का अनुपात के बराबर होता है। औसत वेग का मान विस्थापन और समय अंतराल, जो टाइम लगा, समय अंतराल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, और इसे भी लिख लीजिए, इस फिगर को, इसको, फार्मूला को। और इसे लिखने के बाद जरा इस पे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब हम लोग आएंगे इंस्टैंटेनियस पे, जिसको बोलते हैं तात्कालिक, तात्क्षणिक, क्षणिक जिसे बोलते हैं। ओके, तो पहले इसे नोट कीजिए स्टूडेंट्स, मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए आप लोगों से। ओके, तो इतने तो मेरे जान गए ना मेरे बच्चे की औसत वेग और औसत चाल क्या होता है, सिंपल तरह से कि एक सेकंड में जो दूरी चल रहा है उसे औसत चाल, और एक सेकंड में जो विस्थापन चल रहा है उसे औसत वेग। यहां तो मैंने साफ कर दिया, लेकिन इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जरा लिख लीजिए, जैसे उसमें लिखे थे ना, दूरी और विस्थापन। मुझे बताइए कि दोनों में बड़ा कौन होगा, औसत चाल बड़ा होगा या औसत वेग होगा, जल्दी बताइए। ये हमारा दूरी बाई समय है और ये हमारा विस्थापन बाई समय है, दोनों में बड़ा कौन होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। मैं आपसे कह रहा हूं कि औसत चाल और औसत वेग दोनों में बड़ा कौन होगा, तो मैंने आपको बताया कि औसत चाल होता है दूरी बाई समय और औसत वेग हमारा होता है विस्थापन बाई समय। तो मेरे स्टूडेंट, समय तो दोनों के लिए सेम है ना, मैं कह रहा हूं जो टाइम है, समय है, तो वो तो दोनों के लिए सेम है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहां से यहां चला, तो हमारा दूरी ये होगा और विस्थापन ये होगा, बट यहां से यहां पहुंचने के लिए तो समय वही लगा ना, तो समय तो वही लेंगे, लेकिन दूरी अधिक होगा और विस्थापन कम होगा। ये बड़ा है और ये जो छोटा है तो ये छोटा होगा, इसलिए इसका ये वैल्यू जो आएगा, मान आएगा, ये भी छोटा होगा ना, और ये बड़ा है तो इसका मान अधिक आएगा ना। यही मैं आप लोगों को कह रहा था कि औसत चाल का मान अधिक होता है और औसत वेग का मान कम होता है। समझ रहे मेरी बात को, मैं फिर से कह रहा हूं, औसत चाल का मान अधिक होता है और औसत वेग का मान कम होता है। ओके, तो नोट करके नंबर ए में लिखिए, नोट करके नंबर ए में। अच्छा, एक बात और बताइए, तो समझ ही गए, ये भी लिखवा दूंगा। दोनों का मुझे बताइए कि एसआई मात्रक क्या होगा, औसत चाल और औसत वेग का क्या होता है चाल का। देखिए ना, दूरी बाई समय, दूरी का होता है मीटर, समय का होता है सेकेंड। दूरी का होता है मीटर, नीचे में डिवाइडेड बाई है, डिवाइड, समय का होता है सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, या इसी सेकेंड को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये देखिए, इसी सेकेंड को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो बन जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही बात मेरे बच्चे, मैं फिर से कर रहा हूं, आइडिया लग रही है मेरी बात मेरे बच्चे। यस एस मनी सर, आइडिया लग रहा है। चलिए, आइडिया लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। करता हूं इसे साफ, और साफ करने के बाद मैं आगे बढ़ाता हूं, और आप लोग लिखो नोट करके, नोट करके सबसे पहला पॉइंट लिखिए, औसत चाल, नंबर ए में औसत चाल तथा औसत वेग दोनों का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ऐसे मीटर प्रति सेकंड बोलो, या इसी सेकंड को ऊपर लेकर चले जाओ तो पावर -1 हो जाएगा। जैसे लिखे ऐसे ही, ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, लेकिन लिखना अच्छा नहीं लगता इसलिए ऐसे ही ऐसे लोग लिखते हैं। ओके, मीटर प्रति सेकंड, औसत चाल तथा औसत वेग दोनों का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके, अगला पॉइंट लिखिए बी नंबर में। देखिए, औसत चाल है ना,
वो एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि, क्योंकि दूरी वाइज समय होता है, दूरी एक अदिश है। लेकिन औसत वेग हमारा एक वेक्टर सदिश क्वांटिटी होता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि विस्थापन वाइज समय होता है, विस्थापन हमारा वेक्टर है, सदिश है। ओके, तो लिखिए अगला पॉइंट, औसत चाल एक अदिश राशि होती है परंतु औसत वेग एक सदिश राशि होती है। औसत चाल एक अदिश राशि होती है परंतु औसत वेग एक सदिश राशि होती है। लिख लिए, औसत चाल एक अदिश राशि होती है परंतु औसत वेग एक सदिश राशि होती है। अगला जो मैंने लिखाया कि औसत चाल और औसत वेग में बड़ा औसत चाल होगा, मैंने बताया ना अगला आप लोगों को कि औसत चाल और औसत वेग में औसत चाल बड़ा होगा और औसत वेग हमारा छोटा होगा, स्मॉल होता है औसत वेग। क्यों होता है स्मॉल? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन वाइज समय और ये हमारा दूरी वाइज समय ये बड़ा होता है, इसलिए ये बड़ा आ जाएगा, ये ऊपर वाला छोटा है तो इसमें छोटा आ जाएगा। ओके, तो लिखिए आप लोगों का। अच्छा, एक चीज और समझिए इसमें, औसत चाल तो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश, और औसत वेग हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश। तो अदिश और सदिश का तुलना थोड़ी ना कर सकते हैं बड़ा छोटा का। जैसे अगर मैं ऐसे तुलना करूं कि 10 लीटर कपड़ा अधिक हुआ कि 10 मीटर कपड़ा अधिक हुआ कि 10 लीटर पानी अधिक हुआ, तो तुलना होगा नहीं ना होगा, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है ना, एक हो गया लेंथ, एक हो गया वॉल्यूम, तो नहीं दोनों का तुलना हो सकता। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं ना, तो दोनों का तुलना नहीं हो सकता मेरे बच्चे। तो वैसे ही एक स्केलर एक वेक्टर तो तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये चीज कह सकते हैं कि औसत वेग नहीं बल्कि औसत वेग का जो परिमाण है, परिमाण औसत वेग का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड वो औसत चाल से छोटा होगा, क्योंकि औसत वेग में तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है ना, परिमाण के साथ साथ दिशा भी है ना, इसमें तो दिशा नहीं ना है, इसलिए सिर्फ दोनों के परिमाण का ही तुलना करेंगे। तो लिखिए अगला पॉइंट सी नंबर में, औसत चाल का मान औसत चाल का मान औसत वेग के परिमाण का, औसत चाल का मान औसत वेग के परिमाण से, औसत चाल का मान औसत वेग के परिमाण से बड़ा या बराबर होता है। औसत चाल या तो बड़ा होगा या इसके बराबर कब होगा? जब वस्तु सीधा चलेगा तब। सीधा जब चलेगा एक ही दिशा में तो जितना दूरी उतना विस्थापन, इसलिए दोनों भी समान हो जाएगा। ओके, लिख लिए। और सबसे लास्ट पॉइंट कि अगर कोई वस्तु यहां से चला जहां उसका प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति भी उसका वहीं पे हो, तो वस्तु का विस्थापन का मान 0 होगा। इस वजह से विस्थापन जब 0 हो जाएगा और कुछ भी समय लगो, अगर समय से भाग कीजिएगा तो औसत वेग भी 0 आ जाएगा। नहीं, तो जब कोई वस्तु राउंड ट्रिप में चलता, राउंड ट्रिप का मतलब जहां से चलता है वहीं पे पहुंचता, उस समय औसत वेग का मान 0 हो जाता। औसत चाल तो 0 नहीं होगा क्योंकि दूरी तो कुछ ना कुछ होगा। तो लिखिए अगला पॉइंट चौथा नंबर में, डी नंबर में लिखिए, जब वस्तु का प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही बिंदु पर हो, जब वस्तु का प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति एक ही बिंदु पर हो तो औसत वेग का मान 0 होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लास असाइनमेंट जो आप लोग को मिला है वो निकालिए और इससे रिलेटेड, इससे संबंधित जरा प्रश्न कीजिए मेरे बच्चे। क्वेश्चंस आप जितना करोगे, बार बार करोगे, हर बार आप क्वेश्चन करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो पिछड़ जाओगे। मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन आप जितना करोगे, बार बार करोगे, हर बार करोगे, उतना ही आप आगे जाओगे। अगर आप क्वेश्चन हर बार नहीं करोगे तो आप पिछड़ जाओगे। ओके, ठीक है। तो क्लास असाइनमेंट निकालिए, जरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए मेरे बच्चे। क्लास असाइनमेंट निकालिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देखिए, कह रहा है पटना से रांची 260 किलोमीटर है एयर के जरिए, हवा के जरिए, मतलब एरोप्लेन के जरिए 260 किलोमीटर की दूरी है। ओके, और वायु रोड के जरिए 320 किलोमीटर की दूरी है।
और जो एरोप्लेन होता है वो 30 मिनट में पहुंचा देता है, मतलब आधा घंटा में, और जो रोड से बस पहुंचाता है वो 8 घंटा में पहुंचाता है। तो कह रहा एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल क्या होगा प्लेन का, वगैरह वगैरह 3-4 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं बनाता हूं, पटना ये हमारा हो गया और ये हमारा रांची हो गया। तो पटना से रांची डायरेक्ट एयर मतलब एरोप्लेन के जरिए, एयर का मतलब क्या हो गया बच्चे, एरोप्लेन के जरिए। एरोप्लेन मतलब कैसे एरोप्लेन लेकर जाता है, बिल्कुल सीधा लेकर जाता है एरोप्लेन, टुई से सीधा लेकर जाता है ना प्लेन, लगभग सीधा ही लेकर जाता है, ऐसे तो हल्का सा वो भी ऐसे उड़ता है, बट हम लोग सीधा लेकर चलेंगे। तो इसके लिए कह रहा है टोटल हमको कि 260 किलोमीटर है प्लेन, इसके जरिए हवा के जरिए 260 किलोमीटर, ओके। और रोड के जरिए 320 किलोमीटर, ऐसे मान लीजिए रोड के जरिए जाता है, बस रोड के जरिए लेके जाएगा बस, तो 320 किलोमीटर है। इसके जरिए टाइम 8 घंटा लगता है और इसके जरिए टाइम आधा घंटा, 30 मिनट मतलब आधा घंटा लगता है। तो सबसे पहले नंबर ए में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए नंबर ए में क्या कहा जा रहा है। नंबर ए में पूछा जा रहा है कि औसत चाल निकालो प्लेन का। औसत चाल बताओ, औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बताइए। औसत चाल क्या होता है मेरे बच्चे, औसत चाल कह रहा है प्लेन का, प्लेन 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 मतलब एरोप्लेन, वायुयान, वायु वायु वायु। बताओ मुझे औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी बाई समय, हाँ ना, दूरी बाई समय। तो एरोप्लेन के लिए दूरी कितना होगा बताइए। देखिए एरोप्लेन बिल्कुल सीधा जाता है, तो उसके लिए जब सीधा गया तो दूरी भी यही, विस्थापन भी यही। एरोप्लेन के लिए दूरी भी यही, विस्थापन भी यही। कहने का यह सेंस हुआ कि दूरी तो 260 किलोमीटर हुआ एरोप्लेन के लिए और समय हमारा आधा घंटा हुआ। यहां से सॉल्व करेंगे तो 520 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए क्योंकि ये लिए किलोमीटर में और ये लिए घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ओके। दूसरा क्या करा औसत चाल के बाद, वी नंबर में क्या करा है, वी नंबर में कह रहा है कि औसत चाल निकालो वर्ष का, ओके। औसत चाल वर्ष का, चाल वर्ष वर्ष। बताइए यहां भी फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बाई समय डेल्टा एस वाई डेल्टा टी, यही ना होगा दूरी बाई समय। बस के लिए दूरी कितना है 320 और बस समय कितना लिया 8, यहां से सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, देख लीजिएगा प्रति घंटा, ओके। सी नंबर में क्या कह रहा है बच्चे, इसके बाद ए हो गया, बी हो गया, सी में क्या कह रहा है, ए बी। सी में कह रहा है औसत वेग वायु के जरिए, औसत वेग, औसत वेग किसके जरिए मेरे बच्चे, वायु के जरिए, वायु के जरिए। तो औसत वेग क्या होता है बताइए मुझे, विस्थापन बाई समय। वेग तो यही ना होता है, विस्थापन बाई समय। और किसका औसत वेग पूछा जा रहा है, प्लेन का। तो प्लेन के लिए तो विस्थापन 260 किलोमीटर ना है, प्लेन के लिए दूरी भी वही, विस्थापन भी वही 260 किलोमीटर और समय आधा घंटा, तो 260 बाई हाफ। प्लेन के लिए तो समय आधा घंटा ही लगा ना, सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 520 किलोमीटर पर आवर। दिशा बताना चाहते हैं वेग में, क्योंकि वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बता सकते हैं कि पटना से रांची की ओर। और डी नंबर में औसत वेग पूछ रहा है किसका, बस का। देखो तो औसत वेग बस का, बताइए मुझे औसत वेग, यहां भी क्या होगा, विस्थापन बाई समय, विस्थापन को डेल्टा आर से बाई डेल्टा टी। बताइए मुझे मेरे बच्चे, बताइए औसत वेग हो गया बस का डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, तो विस्थापन कितना है बस का, बस यहां से ऐसे 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 चला, तो ये तो दूरी होगी, लेकिन विस्थापन यही ना हो जाएगा 260 ना, तो 260। अब आज समय कितना लगा बस का 8, यहां से सॉल्व कर लीजिएगा 260 बाई 8 जो भी हो जाएगा उतना आपका किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा तो उनके लिए मैं फिर से बता दूं कि जो हमारा मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स वायुयान है, वायुयान के लिए जब भी पूछे तो समय तो आधा घंटा ही लेंगे भाई, चाहे विस्थापन, चाहे औसत चाल पूछे, वेग पूछे या जो भी पूछे, क्योंकि वायुयान के लिए निकाल तो वायुयान आधा घंटा समय लिया। लेकिन वायुयान सीधा गया है, इसलिए वायुयान के लिए दूरी भी वही और विस्थापन भी वही, दूरी भी वही, विस्थापन भी वही। परंतु बस के लिए जब पूछेगा तो बस तो 8 घंटा लिया, तो बस के लिए समय 8 घंटा लेंगे। परंतु जब औसत चाल पूछेगा तो दूरी तो बस का 320 किलोमीटर है ना, लेकिन औसत वेग जब पूछेगा बस का तो विस्थापन हमारा कितना है 260 किलोमीटर है ना, क्योंकि बस का जो दूरी है और प्लेन का जो दूरी है, तो प्लेन सीधा चल रहा है तो ये बस का दूरी 320 हुआ, लेकिन विस्थापन हमारा 260 हुआ। ओके, समझ गए? तो इसे जल्दी से नोट करें इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग अगला 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। साफ कीजिए, से मैं साइड हो जाता हूं, साफ कीजिए। ओके, कर लिए साफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा जल्दी से पढ़िए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एक आदमी जब घर से निकल रहा था तो 12,352 किलोमीटर उसके गाड़ी में लिखा हुआ था, और कुछ समय के बाद, कितने समय के बाद, 2 घंटे के बाद वो लौट कर घर आ गया ना, हाँ 2 घंटे के बाद, तो 12,416 किलोमीटर गाड़ी में रीडिंग हो गया। जो उसका कार था उसमें बढ़ गया किलोमीटर, जो दिखाता ना कि गाड़ी कितना चला है, तो औसत चाल और औसत वेग निकालो। औसत चाल तो 0 हो जाएगा, आप लोगों को पता भी होगा क्यों, क्योंकि आदमी जब घर से निकल रहा था तो उसका था कितना, 12,352 किलोमीटर, देखिए 12,352 किलोमीटर, और जब घर में आया लौटकर तो 12,416 किलोमीटर। तो घर से निकला और घर ही में आ गया मेरे बच्चे, तो विस्थापन शून्य होगा ना, विस्थापन का मान तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि घर से चला और लौट करके फिर घर ही पे आया। लेकिन दूरी तो शून्य नहीं होगा, दूरी तो हमें निकालना पड़ेगा, इसमें से इसको घटा देंगे। पहले कार इतना चला हुआ था, अब कार इतना चला, तो दोनों को घटा देंगे, तो 12,416 माइनस 12,352, सॉल्व करेंगे, 6 में से 2 जाएगा 4, 11 में से 5 जाएगा 6, यानी 64 किलोमीटर दूरी हुआ। तो अगर औसत वेग निकाले तो आपको ही पता है, मुझे ही पता कि औसत वेग इक्वल टू होता है विस्थापन बाई समय। विस्थापन शून्य हो गया, इसलिए शून्य हो गया विस्थापन, क्योंकि घर से निकला, गैराज से निकला गाड़ी और घर ही पे पहुंच गया, तो विस्थापन शून्य, समय 2 घंटा 0 आ गया। ओके, लेकिन वहीं अगर औसत चाल निकाल दूं तो औसत चाल शून्य नहीं होगा, क्योंकि औसत चाल इक्वल टू होता है दूरी बाई समय, और हमारा दूरी कितने का है, 64 किलोमीटर का, और समय 2 का, यानी 32 किलोमीटर पर आवर, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ठीक है, समझ में आ गया मेरे लॉयन, मेरे शेर लोग, समझ में आ गया? तो इसे नोट करो और अगला क्वेश्चन जरा ट्राई कीजिए। तो साइड हटता हूं, इसे नोट कीजिए और अगला ट्राई कीजिए। ओके, ठीक है, करता हूं इसे साफ, और साफ करने के बाद आगे बढ़ाता हूं। मैं करता हूं इसे साफ मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, और साफ करके मैं इसे बढ़ाता हूं आगे, आगे जाकर देखता हूं। ठीक है, चलिए देखिए मेरे स्टूडेंट्स, आगे देखता हूं। इसके बाद क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन में, कि एक आदमी 5 मीटर पर सेकंड से 3 सेकंड के लिए गया। देखिए, एक आदमी 5 मीटर पर सेकंड से 3 सेकंड के लिए गया, और उसके बाद कह रहा है कि 2 सेकंड के लिए रुका, फिर 6 के स्पीड से 4 सेकंड के लिए गया। तो आदमी का एवरेज स्पीड यानी औसत चाल इस दौरान कितना होगा, औसत चाल पूछा जा रहा है। आप लोग निकाल सकते हैं बच्चे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपसे ये नहीं निकलेगा, हार्ड है ही नहीं। औसत चाल ही तो पूछा जा रहा है, कुल दूरी निकाल लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा मैं देख लूं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स की एक आदमी 5 मीटर पर सेकंड से 3 सेकंड के लिए गया। चलिए यहां से चलना शुरू किया, 5 मीटर पर सेकंड से गया 3 सेकंड के लिए, फिर करा कहीं आगे जाकर रुका 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए रुका यहां पे, यानी यहां का 3 और ये 2, 5 सेकंड हो गया। ओके, और फिर कैसे चला भाई, तो फिर ये आगे बढ़ा, डायग्राम बनाइए, 6 मीटर पर सेकंड से 4 सेकंड के लिए। देखिए 6 के स्पीड से 4 सेकंड के लिए, तो कह रहा है कि इंसान का टोटल औसत चाल कितना है, औसत चाल। तो औसत चाल इक्वल टू क्या होता है बच्चे, जल्दी बताइए मुझे। औसत चाल इक्वल टू दूरी वाइज समय। आपको किसी भी तरीके से दूरी निकालना रहेगा, किसी भी तरीके से समय निकालना रहेगा। तो देखिए समय तो आपको पता है 3 सेकंड, यहां 3, 2, 5, 4, 9, समय तो टोटल ले लिया 9 सेकंड, नहीं, समय तो टोटल ले लिया ना 9 सेकंड, यहां पे 3 सेकंड, 3, 2, 5, 4, 9 सेकंड समय ले लिया, लेकिन दूरी टोटल कितना होगा। तो देखिए, तो यहां 5 के स्पीड से गया 3 सेकंड के लिए, तो ये दूरी कितना होगा, 15 मीटर नहीं होगा। 5 के स्पीड से 3 सेकंड अगर गया तो 1 सेकंड में 5 मीटर, तो 3 सेकंड में 15 मीटर, और 6 के स्पीड से 4 सेकंड गया तो ये 24 मीटर होगा। नहीं तो निकाल लीजिए ना फार्मूला से, आप अभी ना पढ़े, चाल इक्वल टू होता है दूरी बाई समय। तो यहां से दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, चाल गुना समय होगा ना, तो चाल हमारा 5 है, समय 3, तो 5 दिए 15 नहीं हो जाएगा, यहां 6, 24, तो टोटल दूरी कितना हो गया भाई, तो ये 15, ये 24, 15 प्लस 24 निकालेंगे तो 5, 4, 9 और 2, 1, 3, 39/9, 39/9 निकालेगा तो लगभग 4.3 मीटर पर सेकंड आएगा। आप चेक कर लीजिएगा क्या आता है। ओके, हाँ 4.3 मीटर पर सेकंड लगभग में आ जाएगा। यानी कि हमारा मेरे बच्चे यहां जो औसत
यहां हमारा जो औसत चाल आया वो 4.3 मीटर पर सेकंड हुआ। ओके, इसे नोट कीजिए। मैं साइड हटता हूं, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, पहले नोट कीजिए। ओके, कर लिए नोट। तो ये सब तो आपके लिए क्वेश्चंस था मेरे बच्चे, ये सब तो आपके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चंस था। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो अगला पॉइंट और भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत सारे बच्चों को सब चीजें समझ में आती भी नहीं है, उन लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। और इसमें ना बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखिए क्या है, अगला है तात्क्षणिक स्पीड क्या होता है और तात्क्षणिक वेग क्या होता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, पहले सुनिए, तात्क्षणिक स्पीड यानी चाल और तात्क्षणिक वेग आया क्यों, पहले ये समझिए। देखिए एक्चुअली जो औसत वेग या औसत चाल निकालते हैं ना स्टूडेंट, ये सही नहीं होता है। ये औसत का मतलब ये होता है कि अगर इतने से होता तो उतना होता। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताऊं, यही उदाहरण ले लेता हूं, आपके सामने बोर्ड पे दिख भी रहा है कि आप देखो यहां से इंसान यहां तक चला, तो आप इन दोनों बिंदु के बीच अगर औसत चाल निकाले तो कितना आया, 4.3। जबकि रियलिटी है कि कहीं भी इंसान 4.3 से नहीं गया कहीं। यहां पे स्पीड 5 है, यहां पे रुक गया तो 0, और फिर स्पीड 6। 4.3 कहीं भी स्पीड नहीं है, देख लीजिए आपको दिख रहा है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो औसत निकलता है वो सही नहीं होता। औसत ये बताता है कि अगर 4.3 से जाता इतने देर के लिए, तब उतने समय में उतना दूरी वो तय कर लेता। औसत सही नहीं होता है कभी। एक और उदाहरण समझाता हूं आपको। एक घर में 3 बंदा, एक आदमी मान लो 0 रुपया कमाता है, ओके, एक आदमी मान लो 600 रुपया कमाता है उदाहरण के लिए, या मान लो 500 कमाता है, ओके, दूसरा आदमी मान लो 700 कमाता है। तो औसत कमाई कितना होगा निकालोगे तो 0 + 500 + 700 डिवाइडेड बाई 3, यही ना। तो 7 5 1200, 1200 बाई 3 करोगे तो कितना आएगा, 400 कमाई, एवरेज कमाई हो जाएगा 400। क्या कोई भी इंसान 400 रुपया कमा रहा है? एवरेज कमाई जो औसत कमाई आया 400 रुपया नहीं, ये कमा रहा 500, ये 700, ये 0। एवरेज औसत का मतलब यह होता है कि अगर तीनों 400 कमाता तब जाके 1200 रुपया हो जाता, मतलब टोटल हो जाता। ये कहता औसत कभी सही नहीं होता। तो एक बात जान लीजिए कि औसत जो भी हम लोग चीज निकालते हैं वो सही नहीं होता है। वो एक लंबे समय के लिए बताता है कि इस लंबे समय में अगर इस तरीके से होता तो ये चीजें होती। जैसे आप ही समझिए, मैं पटना से अपने घर पे पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को क्लास से पढ़ा रहा हूं, और मुझे पटना जंक्शन दौड़ कर जाना है। और जो मैं कुछ दौड़ूंगा, कुछ समय लूंगा दौड़ने में, कुछ दूरी भी होगा पटना जंक्शन का, स्टेशन का, और मुझसे पूछा जाएगा कि औसत चाल क्या हुआ। या जो लोग मेरे औसत चाल को निकालेंगे, अगर वो औसत चाल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, पहले टोटल दूरी निकालेंगे मेरा, फिर टोटल समय निकालेंगे, दूरी में समय से भाग कर देंगे। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि औसत चाल मेरा आ गया 10 आ गया औसत चाल उदाहरण के लिए। तो जो मेरा औसत चाल 10 आ गया, इसका मतलब क्या, मैं पूरा का पूरा समय 10 ही से दौड़ते रहूंगा? नहीं ना, कहीं 10 से अधिक भी क्या होगा, 12 15 भी, कहीं 10 से कम भी क्या होगा, पॉसिबल बनती है ना, 10 से अधिक भी होगा, कम भी होगा। तो औसत का मतलब ही होता है मेरे बच्चे कि अगर उस तरीके से, उस तरह से अगर चलता तो वहां पहुंच जाता। औसत सही नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि सर तात्क्षणिक क्या होता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टैंटेनियस क्या होता है। देखो इंस्टैंटेनियस क्या होता है, किसी क्षण पे, किसी पल पे। जैसे मान लो मैं यहां से दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, दौड़ते 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 तो एग्जैक्ट जब यहां पहुंचा तो यहां पर मेरा स्पीड क्या है, मैं दौड़ते जा रहा हूं आगे, और पूछेगा कि यहां पर यस मनी सर का स्पीड कितना है, तो वही तात्क्षणिक होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ भी रहा होगा, कम भी रहा होगा। किसी एक बिंदु पर स्पीड कितना है, वही तात्क्षणिक होता है। समझ में आ रही है चीजें? इंस्टैंटेनियस, किसी इंस्टेंट पे, किसी क्षण पे, किसी पल पे, किसी तत्क्षण पे, समझ रहे, किसी तात्क्षणिक, उसीलिए बोलते हैं उसको, एकदम एक बिंदु पर। जैसे मैं दौड़ रहा हूं और हमसे पूछेगा कि यस मनी सर का घर से, मतलब क्लास से पटना जंक्शन के बीच में औसत चाल कितना आया। मैं कह रहा हूं कि अगर हमसे कोई पूछेगा कि यस मनी सर का क्लासरूम से पटना जंक्शन के बीच चाल कितना आया, तो ये जो क्लास से पटना जंक्शन के बीच चाल पूछ रहा है, ये औसत निकल जाएगा, क्योंकि एक लंबे दूरी या लंबे समय के लिए पूछ रहा है। लेकिन अगर आपसे ये बोले कि जैसे यस मनी सर उस मिठाई वाला दुकान के पास पहुंचे, उस समय उनका स्पीड कितना था, तो वो तात्क्षणिक हुआ। तात्क्षणिक का मतलब एक बिंदु में, जैसे कुछ बच्चे बोलेंगे तो ठीक है सर औसत तो यहां 4.3 आया, कुछ बच्चे बोलेंगे कि ठीक है सर औसत तो 4.3 आया, लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे तात्क्षणिक निकालेंगे यहां पे, तो कितना आएगा सर, 5 आएगा। जैसे यहां पे रुका हुआ था, यहां तात्क्षणिक कितना होगा, 0, यहां पे तात्क्षणिक कितना होगा, 6।
समझ में? तात्क्षणिक का मतलब एक क्षण पे जो स्पीड होता है, एक पल पे। ओके, ठीक है, समझ में आ गया ये चीजें कि तात्क्षणिक होता क्या है। ठीक है, तो तात्क्षणिक निकालते कैसे, ये एक बात होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कोई इंसान, सुनिए मेरी बात, अगर कोई इंसान बड़े दूरी के लिए चलता और इसके लिए अगर आप चाल निकालोगे या वेग निकालोगे, जो भी निकालोगे, चाल वेग जो भी, तो कैसे निकालोगे? बड़ा सा दूरी लोगे जिसे बोलते हैं डेल्टा एस, और बड़ा सा समय लोगे जिसे बोलते हैं डेल्टा टी, और दोनों को डिवाइड कर दोगे, निकल जाएगा। आपको पता भी है कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी करेंगे, टोटल दूरी बाई टोटल समय निकल जाएगा। लेकिन मेरा आपसे यह कहना है ना स्टूडेंट, कि तात्क्षणिक का जो मान होता है, चाहे वो वेग हो या चाल हो, जो भी हो, वो हम लोग, दुनिया में कोई मशीन है ही नहीं कि तात्क्षणिक निकाल दे। जैसे मान लीजिए जो मोटरसाइकिल में जो स्पीडोमीटर दिखाता है, मोटरसाइकिल में जो स्पीड लगा के लिए जो लगा रहता है कांटा, वो जो दिखाता है स्पीड, वो क्या दिखाता है? तात्क्षणिक ही तो दिखाता है। वो स्पीड क्या दिखाता है? तात्क्षणिक ही तो दिखाता है। परंतु मेरे बंधु, कैसे कोई चीज, जैसे मान लीजिए रोड, इस पे गाड़ी चल रहा है, तो कैसे बता देगा कि यहां पे स्पीड कितना? बता ही नहीं सकता है। वो ऐसे बताता है कि अगर मान लो मेरा यहां पे स्कूटर है, का टायर है, गाड़ी का टायर है मोटरसाइकिल का, तो ये होगा कि यहां पे टायर है और आधा चक्कर काटने में जो दूरी चला, आधा चक्कर, तुरंत तो वहां तो नहीं बताएगा उस बिंदु पे, लेकिन काफी कम समय के लिए बताता है। मतलब यहीं पे, जैसे मैं यहां पे, मान लीजिए गाड़ी का टायर है यहां पे, और इसके बाद थोड़ा सा दूरी चला, थोड़ा सा दूरी, मान लीजिए टायर को आधा चक्कर घूमने में जो दूरी चला, तो आधा चक्कर घूमने में जो दूरी चला वो, और आधा चक्कर चलने में जो समय लगा वो, वहां भी दूरी बाई समय ही करते हैं। तात्क्षणिक मान के लिए भी दूरी बाई समय ही करते हैं। बट क्या होता है, काफी छोटा सा दूरी, नाक के बराबर दूरी, आधा चक्कर में कितना दूर गाड़ी आगे जाएगा, मोटरसाइकिल जाएगा? अरे लगभग वही ना रहेगा आधा चक्कर में। तो वही मैं कह रहा हूं कि काफी छोटा सा दूरी और काफी छोटा सा समय कर देंगे, तो गाड़ी का जो टायर है वही को वही लगभग रहेगा, बहुत आगे तो बढ़ेगा नहीं। तो उसी को बोल देते हम लोग तात्क्षणिक। सुन लीजिए, फिर से मैं कर रहा हूं, तात्क्षणिक वेग जो होता है वो तो किसी बिंदु पर होता ही है कि यहां पे यहां पे यहां पे, लेकिन निकालेंगे कैसे तात्क्षणिक किसी बिंदु पे? उसके लिए कुछ ना कुछ तो दूरी चलना चाहिए ना। तो औसत में बड़ा सा दूरी लेते हैं डेल्टा एस, इसमें काफी छोटा सा दूरी लेते हैं जिसे बोलते हैं डीएस। काफी छोटे चीज को डी चिन्ह से दिखाया जाता है, आगे जाके मैथ्स में आप पढ़िएगा, याद रखिएगा, काफी छोटे से डीएस, यानी छोटा सा दूरी डीएस हो गया हमारा, और इसको चलने में काफी कम टाइम लगेगा, वो हो गया dt, तो ds बाई dt कर देंगे तो ये निकल जाएगा तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल यानी डिफरेंशिएशन। देख रहे हैं क्या है? डिफरेंशिएशन है। आइडिया लग रहा है? सिंपल डिवाइड, सिंपल भाग जब हम करते हैं तो औसत निकलता है, और किसी भी चीज के सिंपल भाग को अगर यहां पे हम लोग डी लगा के लिख देते हैं तो वही हमारा निकल जाता है तात्क्षणिक। सब चीज में ये होता है, सिंपल भाग करेंगे तो निकलेगा औसत, और उसी को अगर मेरे डियर वाले स्टूडेंट में कर रहा हूं, उसी को मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स अगर आप डिफरेंशिएशन में लिख दीजिएगा तो निकल जाएगा तात्क्षणिक। समझ में आया आप लोग को तात्क्षणिक क्या होता है, कैसे निकालेंगे डिफरेंशिएशन से? सुनिए, दूरी को समय से भाग करते हैं तो औसत चाल, और उसी दूरी को समय के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं, समझ, जिसे क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। आई थिंक पता नहीं, देख लीजिएगा, ये समाकलन जो भी बोलते हैं आपको पता होगा। तो अगर इसी का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तब निकल जाता है हमारा तात्क्षणिक मान। ओके, तो अब लिखिए अगला पॉइंट, कितना नंबर पॉइंट जाएगा? चौथा नंबर पॉइंट जाएगा। 3 हो गया, चौथा नंबर पॉइंट लिखिए, फोर्थ नंबर लिखिए, तात्क्षणिक चाल तथा तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक चाल तथा तात्क्षणिक वेग, इंस्टैंटेनियस स्पीड और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। INSTAN TANEOUS, तात्क्षणिक चाल तथा तात्क्षणिक वेग लिख लिए। चलिए मैं उसे लिखाता हूं, इसे साफ करता हूं और उसे लिखाता हूं आगे। ओके स्टूडेंट्स, तो तात्क्षणिक चाल में क्या लिखिएगा कि किसी भी बिंदु पर, किसी भी वस्तु का, किसी भी क्षण पर किसी वस्तु का जो चाल होता है, किसी भी पल पे, किसी भी क्षण पे, उसे बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। और किसी भी लंबे समय के लिए जो होता है, किसी भी क्षण पे जो वेग होता है उसे बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। ओके, तो चलिए लिखिए, उसमें नीचे लिखिए, आप वहां पे लिखिए, किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की जो चाल होती है,
किसी निश्चित क्षण पर, क्षण ऐसे क्षण, किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की, किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की जो चाल होती है उसे तात्क्षणिक चाल कहते हैं। किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की जो चाल होती है उसे तात्क्षणिक चाल कहते हैं। और यह क्या होगा, दूरी बदलने का ये ना दर, ना दूरी का दर, दूरी का समय के रिस्पेक्ट में दर। जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप लोगों को पता है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है दर ही निकलता है ना, डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ही निकलता है ना। तो दूरी का दर समय के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो लिखिए उसी में आगे लिखिए स्टूडेंट्स, लिखिए इसका मान या ये इसका मान दूरी परिवर्तन, इसका मान दूरी परिवर्तन, इसका मान दूरी परिवर्तन का, इसका मान दूरी के परिवर्तन का समय के सापेक्ष दर के बराबर होता है। दूरी के परिवर्तन का समय के सापेक्ष दर के बराबर होता है। ओके, यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं निकालूं तात्क्षणिक चाल, इसे चाल भी कहते हैं, अगर तात्क्षणिक यहां लगा लीजिएगा तात्क्षणिक चाल, तो वो क्या हो जाएगा बताइए मुझे, ds/dt हो जाएगा। ये देखिए ds/dt। इस पे क्वेश्चंस मैं आगे करूंगा ds/dt। ओके, और वहीं अगर हम आगे लिखिए, इसको लिखिए ds/dt तात्क्षणिक चाल, जिसे सिंपली हमें v से लिख सकते हैं, v तात्क्षणिक चाल इक्वल टू ds/dt। और इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे फिर लिखिए आगे तात्क्षणिक वेग के बारे में। तात्क्षणिक वेग में लिखिए मेरे डियर वाला स्टूडेंट्स, तात्क्षणिक वेग में आप लिखेंगे, 1 सेकेंड, हाँ मैं कह रहा हूं तात्क्षणिक वेग में आप लोग लिखेंगे किसी वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर जो वेग होती है, किसी वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर जो वेग होती है, किसी वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर जो वेग होती है उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। उसे तात्क्षणिक वेग कहते हैं। उसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसका मान किसी वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन का, इसका मान किसी वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन के, इसका मान किसी वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन के समय के सापेक्ष दर के बराबर होता है। समय के सापेक्ष दर के बराबर होता है। ओके, यानी अगर आप निकालेंगे समय के सापेक्ष दर के बराबर, आप निकालेंगे तात्क्षणिक वेग, जिसे वेक्टर से दिखाया जाता है, वेग भी सिंपली बोलते हैं उसे, तो वो dr/dt हो जाएगा। विस्थापन का ना डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उतना नहीं सोचना है मेरे लॉयन, इतना सोचो कि दूरी का डिफरेंशिएशन समय के रिस्पेक्ट में चाल देगा तात्क्षणिक चाल, और हमारा जो ऐसे ये ज्यादा यूज नहीं आएगा। अगर आपको सिर्फ वोट देना तब आपको ये यूज नहीं आएगा, लेकिन आपको अगर आपको कंपटीशन देना तो उसमें ये यूज आएगा। तो मैं क्या बोला आप लोगों कि अगर विस्थापन का समय के साथ अगर आप डिफरेंशिएशन निकालोगे विस्थापन का समय के साथ, तब निकलेगा तात्क्षणिक वेग, और दूरी का समय के साथ डिफरेंशिएशन निकालोगे तब निकलेगा तात्क्षणिक चाल। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से, तात्क्षणिक वेग तात्क्षणिक चाल लिख लिए। और लिखने के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं कि जैसे कोई वस्तु मान लो यहां से यहां चला, तो आप लोगों को पता है कि औसत वेग, जो औसत वेग होता है ये बड़ा होता है, और औसत चाल बड़ा होता है, और औसत वेग हमारा छोटा होता है, क्योंकि वेग विस्थापन बाई समय होता तो छोटा होता, आपको पता है। लेकिन मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स मैं आपसे क्या कह रहा हूं, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरे स्टूडेंट्स कि तात्क्षणिक की अगर बात करें ना, तात्क्षणिक की, तो तात्क्षणिक में तात्क्षणिक वेग हो या फिर तात्क्षणिक चाल हो, दोनों का मान आपस में बराबर होता है, वैल्यू। यानी तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग के पास तो दिशा होगा, तो तात्क्षणिक वेग का परिमाण
समझ में क्या करूं, परिमाण दोनों आपस में बराबर होता है। क्यों इसलिए बराबर होता है? क्योंकि तात्क्षणिक चाल या तात्क्षणिक वेग किसी क्षण पर निकाला जाता है ना। ये तो औसत एक बड़े दूरी के लिए निकाला जाता है, तो ठीक है, दूरी अलग होगा, विस्थापन अलग होगा, लेकिन जो तात्क्षणिक निकाला जाता है किसी क्षण पे काफी कम दूरी के लिए निकाला जाता है ना। तो काफी कम दूरी के लिए चाहे आप चाल बोलो या वेग बोलो या बोलो कि दूरी बोलो या विस्थापन बोलो, सेम होगा। जैसे मान लीजिए हम यहां से दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते किसी दुकान के पास पहुंच गए, दुकान के पास मेरा जो चाल है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो वेग क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड पटना जंक्शन की ओर। वेग में यही ना होगा, 10 मीटर पर सेकंड की दिशा लग जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो औसत चाल और औसत वेग बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन तात्क्षणिक चाल और तात्क्षणिक वेग जो किसी क्षण पे निकलता है वो आपस में बराबर होता है। वो भी लिख लीजिए, नोट करके लिखिए। तात्क्षणिक वेग का परिमाण, तात्क्षणिक वेग का परिमाण तथा तात्क्षणिक चाल आपस में बराबर होते हैं। चाल आपस में बराबर होते हैं। ओके बच्चे, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो हम लोग का त्वरण है। मुझे पता है कि तात्क्षणिक समझने में आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई बात नहीं, मुझ पे भरोसा कीजिए, आगे पढ़िए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इंतजार कीजिए, आगे क्लास का आपको समझ में पक्का आएगा और हम लोग अब त्वरण देखेंगे। टेंशन नहीं लेना, पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाता है। तो लिख लीजिए स्टूडेंट्स, सबसे लास्ट में 5वें नंबर में औसत त्वरण तथा तात्क्षणिक त्वरण। देखिए यहां भी त्वरण एक औसत होता है और एक तात्क्षणिक होता है बच्चे के, यानी एक एवरेज होता है और एक इंस्टैंटेनियस होता है त्वरण भी। तो इसको लिख लीजिए, इसको भी मैं समझा दिया देता हूं आप लोगों को, फिर से मैं बोल रहा हूं, लिखिए औसत त्वरण तथा तात्क्षणिक त्वरण। क्या होता है औसत त्वरण और क्या होता है तात्क्षणिक त्वरण? लिखें। चलिए मैं बात करता हूं, पहले त्वरण को समझ लीजिए कि त्वरण क्या होता है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं ना, पहले मेरी बात को सुनिए, कि बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि अगर कोई वस्तु चल रहा है ना तो उसमें त्वरण है। नहीं, इसको नहीं बोलते त्वरण। त्वरण का मतलब होता है कि वस्तु का वेग बदलना। जैसे अगर मैं 10 के स्पीड से चल रहा हूं, समझिए मेरी बात, 10 के स्पीड से चल रहा हूं और 10 ही से मैं आगे जा रहा हूं, टू 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 10 से, इसका मतलब मेरे पास त्वरण नहीं है। लेकिन अगर मैं 10 से चल रहा हूं और स्पीड 10 से 11 से 12 से 15 से 20 से 25 बढ़ रहा है, तो समझिए कि हमारे पास त्वरण है। त्वरण का मतलब होता है वेग में बदलाव। समझ रहे हैं ना? तो त्वरण होता क्या है सर? तो त्वरण होता है 1 सेकंड में कितना वेग में बदलाव हुआ। जैसे 1 सेकंड में जितना दूरी चलता है उसे हम लोग चाल कहते हैं। अगर मैं औसत, तो उसे चाल कहते हैं ना, औसत चाल। और वैसे ही औसत त्वरण की बात करूं तो 1 सेकंड में वेग में कितना बदलाव होता है उसको बोलते हैं त्वरण। और ऐसे भी आप समझ सकते हो, एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, F इक्वल टू ma, बल इक्वल टू, जो एम होता द्रव्यमान और गुना ए गुना त्वरण, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे F इक्वल टू में, नहीं पढ़े तो जान लीजिए। ये फॉर्मूला ये बताता है, आगे जाके पढ़िएगा भी, न्यूटन का जो गति का नियम उसमें पढ़िएगा भी। तो F इक्वल टू ma ये बताता है ना कि अगर किसी वस्तु पे बल लग रहा है तो उसमें त्वरण आएगा। तो आप ये समझो कि बल लगने से त्वरण आ रहा है, और अगर किसी वस्तु पे बल लगेगा, जैसे मैं वस्तु और मुझ पे उधर की ओर बल लग रहा है, तो अगर बल लगेगा तो मेरा वेग बढ़ेगा ना धीरे धीरे करके। जैसे मैं अगर 10 से चल रहा हूं और हम पे इधर बल लगेगा तो 10 से 12 से 15 से 20 से 25 होगा कि ना? मैं कह रहा हूं हाँ या ना, बढ़ेगा कि ना? यस एस मनी सर, बढ़ेगा। तो यही मैं आपको इनडायरेक्टली समझाना चाह रहा था कि जब किसी वस्तु पे बल लगता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, सुनिए मेरी बात, जब किसी वस्तु पे बल लगता है तो बल लगने के कारण, जब बस किसी वस्तु पे बल लगता है तो बल लगने के कारण उसमें त्वरण आती है, यानी कि उसका वेग बदलता है। तो याद रखिएगा, सुनिए मेरी बात मैं कह रहा हूं, याद रखिएगा, जब किसी वस्तु का, सुनिए मेरी बात, जब किसी वस्तु का वेग बदलता है, वेग में बदलाव आती है, तो वेग में बदलाव आने के कारण मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स उसमें त्वरण आता है। तो त्वरण का मतलब यह नहीं कि अगर एक समान वेग से कोई चल रहा है तो उसमें त्वरण है, नहीं त्वरण है। मतलब वस्तु चलते रह सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि उसमें त्वरण हो। जैसे कोई गाड़ी अगर 50 के स्पीड से जा रहा है, 50 से जा रहा है, 50 50 50 50 50, तो इसका मतलब उसमें त्वरण नहीं है, क्योंकि उसका जो वेग है वो एक समान है। बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि अगर वस्तु चल रहा है तो उसका मतलब उसमें त्वरण होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। वस्तु चल भी रहा है और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई त्वरण नहीं हो, त्वरण का मान 0 हो, 0 हो।
त्वरण का मतलब होता है मेरे बच्चे कि किस रेट से वेग बढ़ रहा है या घट रहा है, वेग का बदलाव, वेग का बदलाव। ओके, ठीक है, बदलाव नहीं, बदलाव का दर, मतलब वेग बदलेगा तब ना बदलाव का दर निकलेगा। किसी वस्तु में वेग बदलेगा तो त्वरण है, तो त्वरण होता किसके बराबर है, तो वेग में बदलाव का दर, 1 सेकंड में कितना वेग बदला। जैसे मैं अगर उदाहरण के लिए आपको समझाऊं, तो कोई गाड़ी या कोई कार है, मान लीजिए कोई गाड़ी या कोई कार आपको 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, इंसान को यह 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा, ओके, और 3 सेकंड के बाद उदाहरण के लिए मान लीजिए कि इसका स्पीड हो गया 25 मीटर पर सेकंड। तो बताइए वेग में बदलाव कितना हुआ, पहले था 10 अब हो गया 25, तो वेग में बदलाव हुआ 15 का, हां कि ना। तो 15 का बदलाव कितना देर में हुआ, 3 सेकंड में। तो 15 का बदलाव 3 सेकंड में हुआ तो वेग की वैल्यू 5 हो जाएगी। 1 सेकंड में जो वेग बदलता है, समझ रहे ना, 3 सेकंड में 15 बदला तो 1 सेकंड में 5 बदलेगा ना। तो जितना बदलाव हुआ उसे नहीं बोलते हैं त्वरण, बदलाव का दर, यानी 1 सेकंड में जो वेग बदलता है उसे बोलते हैं त्वरण। इसके बारे में अगले क्लास में लोग डिटेल में बात करेंगे, उसी से स्टार्ट करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे। तो लिखिए, हेडिंग कर लिए थे औसत त्वरण तथा तात्क्षणिक त्वरण। औसत त्वरण में नीचे लिखिए। यस स्टूडेंट्स, मैं आपको लिखा रहा था त्वरण के बारे में, एक्चुअली आज बहुत ही ज्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। लिखिए उसमें त्वरण में किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में, त्वरण जो हुआ किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में वेग परिवर्तन को, किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकंड में वेग परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। 1 सेकंड में जितना वेग परिवर्तन हो रहा है उसे त्वरण कहते हैं। ओके, औसत त्वरण कहते हैं, उसे औसत त्वरण कहते हैं, औसत त्वरण। ओके, यानी जो हमारा औसत त्वरण हो गया, औसत त्वरण, औसत त्वरण जिसको हम लोग एवरेज लिख सकते हैं, औसत त्वरण, त्वरण को ए से दिखाते हैं। ओके, इस औसत त्वरण का जो मान हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स, वेग परिवर्तन की कितना का वेग परिवर्तन हुआ वो, और डिवाइडेड बाई वेग परिवर्तन के बाद समय अंतराल, कितना समय लगा, समझ रहे ना, समय अंतराल। तो वेग परिवर्तन को डेल्टा वी से दिखाते हैं, डेल्टा वी, और समय हमारा डेल्टा टी। डेल्टा वी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेग परिवर्तन कैसे निकालिएगा, फाइनल वेग में से शुरू वाले वेग को घटा दीजिएगा। इस पे क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में बेहतर से आएगा। तो इसे जल्दी से लिखिए, मैं स्टार्ट होता हूं। औसत त्वरण हो गया, जल्दी से लिखिए इसे। ओके, चलिए औसत त्वरण लिख लिए, तो अब लिखिए तात्क्षणिक त्वरण में, वही एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए, किसी वस्तु के द्वारा या किसी वस्तु का वेग परिवर्तन के दर को, किसी वस्तु का वेग परिवर्तन के दर को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु का वेग परिवर्तन के दर को तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन का जो दर है, रेट है, उसे तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। ओके, और उसी में लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए स्टूडेंट्स, तात्क्षणिक त्वरण किसी वस्तु का, तात्क्षणिक त्वरण किसी वस्तु का एक निश्चित क्षण पर का त्वरण होता है, एक निश्चित क्षण पर का त्वरण होता है। ओके, तो यहां से तात्क्षणिक त्वरण अगर आप निकालेंगे, तात्क्षणिक त्वरण जिसको सिंपली ए से दिखा सकते हैं, तो उसके लिए भाग करेंगे कि डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ओके, तो इसे भी लिख लीजिए, तात्क्षणिक त्वरण लिख लीजिए, समय काफी हो रहा है। ओके, चलिए अगर ये लिख लिए तो इसके नीचे लिख लीजिए कि दोनों का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। औसत वही हुआ लंबे समय के लिए और तात्क्षणिक एक क्षण पर का निकला। ओके, और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, क्योंकि देखिए ना ऊपर वेग है, वेग का होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे में टाइम है तो इसका सेकंड, तो डिवाइड करेंगे तो मीटर बाई सेकंड, सेकंड सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी लिख लीजिए, इसका एसआई मात्रक, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। लिखिए मीटर, उस त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। साफ कर रहा हूं स्टूडेंट्स, साफ करो। और बच्चे मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को कि देखो आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ही आप स्ट्रांग बनोगे। आपको स्ट्रांग बनने का हार्ड वर्क ही एक उपाय है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आज का क्लास आप समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। इस कोर्स के बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूं। और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो इंतजार कीजिए, जैसे जैसे आगे क्वेश्चन कीजिएगा और रिवीजन कीजिए ना, आपसे ऑटोमेटिक क्वेश्चंस बनने लगेगा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। होमवर्क जरूर बना लीजिएगा। थैंक यू।